चलते आप लोन राशि में डिफॉल्ट कर गए और नियमित किस्तें अदा नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में जब आप रेगुलर डिफॉल्टर रहे हैं और बैंक आपको सेटलमेंट का ऑफर देता है या फिर आप बैंक के पास जाते हैं कि सेटलमेंट कर लीजिए। अब मान लीजिए कि 10 लाख के लोन का सेटलमेंट करते हैं आप 4 लाख रुपए में और 4 लाख आपको चुकाने हैं। तो 4 लाख चुकाने के लिए आपको 1-1 लाख की 4 किस्तें चुकानी है या 2-2 लाख की 2 किस्तें चुकानी है या फिर 4 लाख एक मुश्त ही चुकाने हैं। ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले बैंक या एनबीएफसी से सेटलमेंट लेटर लीजिए कि इस लोन अकाउंट नंबर का जो टोटल लोन इतना है उसका सेटलमेंट हम इतनी राशि में कर रहे हैं और इनके द्वारा ये राशि जमा कराने पर हमारे द्वारा इनको डोड्यूस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं कि बैंक वाले की बातों पे भरोसा करके आप राशि जमा करवा देते हैं, कहीं से भी व्यवस्था करके ओने पोने दामों पर आप अपनी जमीन प्रॉपर्टी गिरवे रख के बेच के या फिर अपने गोल्ड की ज्वेलरी बेच के आप उस राशि का भुगतान कर देते हैं और बाद में वो कहते हैं कि नहीं आपको इतनी राशि और जमा करनी पड़ेगी। तो धोखे का शिकार ना हो जाए इसीलिए आप लोन सेटलमेंट लेटर बिना कोई बैरिकेड्स लगाए, हाथ में डंडा लिए, रोड के बीच में दौड़ते हुए पुलिस आती है और आपकी कार को या मोटरसाइकिल को रोक लेती है जैसे कि आप बहुत बड़े आतंकवादी हो और आपके मोटरसाइकिल से चाबी निकाल देती है और आपको कहती है कि गाड़ी साइड में लगाओ। भरे ट्रैफिक में रोक दिया, आपको बीच में आके रोक दिया और उनके डंडे के जोर पे कोई पीछे वाला आके आपसे ठुक सकता है, आपकी गाड़ी उनसे टच हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिए किसी भी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह आपकी गाड़ी से चाबी निकाले, आपको डंडा गाड़ी के आगे करके डंडे के जोर पे आपको रोके। अगर ऐसा होता है ना तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और यदि ऐसा आपके एरिया में बार बार हो रहा है तो उनके सामने तो वीडियो बना नहीं सकते हो, लेकिन आपको मालूम है किस चौराहे पे हो रहा है, आप आराम से दूर खड़े रहिए, देखते रहिए और वीडियो बनाइए ऐसे एक्ट का और सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए। कंप्लेंट जो करनी है वो तो कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया आज की सबसे बड़ी ताकत है जो कि त्वरित लोग उस पर अपने प्रभाव देते हैं। आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया है और किसी कारण से आप लोन की किस्त राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे, बैंक लगातार आपसे संपर्क कर रहा है पर आपकी स्थिति नहीं है कि आप लोन का भुगतान कर पाए। ऐसी स्थिति में क्या बैंक आपके खिलाफ एफआईआर कर सकता है? तो साथियों महत्वपूर्ण जानकारी है कि यदि आपने लोन लेने के अंदर कोई चीटिंग नहीं की है, चीटिंग का मतलब कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, कोई फर्जी जानकारी नहीं दी है, ऐसा कोई भी काम आपने उस लोन में नहीं किया है जो कि धोखाधड़ी हो। लोन नहीं भरना धोखाधड़ी नहीं है, किसी हालात से लोन नहीं भर पाते हो तो वह धोखाधड़ी नहीं मानी जाती है। लेकिन आपने कोई लोन लिया, आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, आपने उस प्रॉपर्टी को किसी को गिरवे रख दिया, आपने स्टॉक पे लोन लिया, बैंक ने उस स्टॉक मॉर्गेज पे आपको लोन दिया, आपने उस स्टॉक को ही खत्म कर दिया, आपने किसी बिजनेस पे लोन लिया, आपने उस बिजनेस को ही बिल्कुल बंद कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपकी धोखाधड़ी हो सकती है। आपने कार लोन लिया और बिना लोन क्लियर कराए आपने कार किसी को गिरवे पे दे दी, बेच दी, तो ऐसी स्थिति में बैंक आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता है। केवल इस आधार पर नहीं कि आपने लोन नहीं भरा है तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। अक्सर हम क्या करते हैं कि हमने कोई कार खरीदी और लोन की किस्तें चल रही थी, बाद में लोन की किस्तें भर नहीं पाए, हमने किसी रिश्तेदार से कहा भाई मैं इस लोन की किस्त नहीं भर पा रहा हूं, ये गाड़ी तुम रखो, लोन की किस्त तुम जमा कराना, अभी मुझे छोटा सा अमाउंट दे दो, और हमने गाड़ी उसको दे दी और हमने स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर दी। ऐसा एक नहीं अनेकों भाइयों ने किया जो मुझे अभी देख रहे हैं। तो आपको बता दूं अगर आपने इस तरह की कोई डील की है ना तो वो टोटली इलीगल है, टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि गाड़ी को खरीदने का सीधा नियम यह है कि उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवाओ, इंश्योरेंस को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाओ। जब तक गाड़ी पे हाइपोथिकेशन है, गाड़ी पर एचपीएल है, किसी और का लोन चल रहा है, आप गाड़ी बेची नहीं जा सकती है, तो उस स्टाम्प की वैल्यू क्या? यानी कि प्रत्येक वह करार शून्य है जो विधि से परे है। और यहां पर आपने एचपीएल लगी हुई गाड़ी को बेच दिया और उस गाड़ी से कोई घटना, दुर्घटना, चोरी, अपराध होता है तो उसके लिए मूल मालिक भी जिम्मेदार हो जाएगा और चला रहा था वो भी। इसीलिए जब भी गाड़ी बेचो ना हाथों हाथ ट्रांसफर करवाओ और इंश्योरेंस भी। कल एक व्यक्ति का फोन आया और वो कहता है कि सर मेरे पिताजी मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे और मुझे उन पे केस फाइल करना है, बंटवारे का केस फाइल करना है। जब मैंने पूछा कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें आप हिस्सा चाहते हो तो वो हिस्सा आप क्यों चाहते हो, तो कारण ये कि पिताजी मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं देते हैं। मैंने कहा आपकी उम्र क्या है? बताया 30 वर्ष। तो ऐसे तमाम बेटों को, पिताओं को बेदखल कर देना चाहिए। ऐसी संतान जो पिता के जीते जी उनकी संपत्ति में हिस्सा चाहती है और केवल इस कारण कि पिता उनको खर्चे के लिए पैसे नहीं देते। अरे भाई, पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, आपकी शादी करवाई, आपके एजुकेशन के लिए खर्चा किया, आपको बेटर फ्यूचर देने की कोशिश की और आज जब बालिग है तो आपका काम यह है कि आप कमा के लाओ और अपने पिता को दो। पिता ने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो साथ में लेके नहीं जाएंगे, वो तो उनके पास ही रहेगी। तो ऐसे बेटों को सीधे सीधे बेदखल करना चाहिए, लात मार के, खुले रूप से कहते हैं हम, क्योंकि
मोबाइल से लोन ले 5 मिनट में, यानी कि 5 मिनट में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। आपको केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, अपना आधार कार्ड या अपना आईडी एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है और आपको आपके बैंक अकाउंट में 5,000, 10,000, 50,000 तक की राशि लोन के रूप में आ जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन अपलोड करोगे तो वो एप्लीकेशन आपसे एक्सेस मांगेगी और आप अपने कॉन्टैक्ट, अपने गैलरी, अपने संपूर्ण फोन का एक्सेस उस व्यक्ति को दे देते हो। और ऐसी स्थिति के अंदर जब आप उस लोन को चुकाने में जरा भी डिफॉल्ट करते हो और उनके अनर्गल चार्जेस को देने में यदि आप कोताही बरतते हो और उनकी अनर्गल वसूली का जब आप विरोध करने जाओगे तो वह आपके घर परिवार रिश्तेदारों में फोन करके आपके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करेंगे और उनको कहेंगे कि इस लोन में आप गारंटर हो, ये लोन चुकाओ। और आपके जो फोटो का एक्सेस उन्होंने लिया है उनको गलत तरीके से एडिट करके सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। तो ऐसे लोन एप्लीकेशन से लोन बिल्कुल भी नहीं ले, सावधानी रखें। साथियों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, घर का फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं तो 2 शब्द सुनने को मिलते हैं, एक गारंटी, दूसरा वारंटी। एक जमाना था जब हर चीज में केवल और केवल गारंटी होती थी, लेकिन आज मैक्सिमम से मैक्सिमम मामलों में 99% प्रोडक्ट्स के अंदर केवल और केवल वारंटी लिखी जाती है। तो गारंटी का मतलब क्या है और वारंटी का मतलब क्या है? गारंटी का मतलब यह होता है कि जितने समय की गारंटी दी गई है उस समय के दौरान यदि इस इक्विपमेंट के अंदर कोई भी इश्यू आता है और वह गलती कंपनी की है, यानी कि प्रोडक्ट को यूज करने के अंदर उपभोक्ता ने कोई गलती नहीं की, उसके द्वारा कोई टूट फूट नहीं हुई और कंपनी मिस्टेक हुई है, ऐसी स्थिति में कंपनी उस प्रोडक्ट को आइटम टू आइटम, पीस टू पीस रिप्लेस कर देगी और दूसरा प्रोडक्ट आपको दे देगी। लेकिन वारंटी में यह है कि आप उस चीज की कंप्लेंट करेंगे, कंपनी का एग्जीक्यूटिव या उसके मैकेनिक आएंगे या उस प्रोडक्ट को आप सर्विस सेंटर पहुंचाएंगे और उनके द्वारा उस चीज को रिपेयर करके आपको दिया जाएगा, चेंज करके नहीं दिया जाएगा। यह कहलाती है वारंटी। लोन लेने वाले की मृत्यु हो गई तो क्या लोन माफ हो जाएगा या लोन भरना पड़ेगा? देखिए साथियों, लोन 2 प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। ऐसी कंडीशन में के अंदर जब लोन लेने वाले की डेथ हो जाए तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि जो लोन लिया गया था वह लोन इंश्योर्ड था या नहीं था, यानी कि उस लोन का यदि इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर वह जो बकाया लोन है उसका भुगतान इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उस एनबीएफसी या बैंक को उसका भुगतान कर दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब लोन सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड की स्थिति में लोन लेने वाले की मृत्यु हो गई तो उस प्रत्यक्ष रूप से कोई भी कार्रवाई एनबीएफसी या बैंक उस लोनी के परिवारजन के विरुद्ध नहीं कर पाएगी। रिकवरी का सूट फाइल करती भी है तो यदि उन लोगों ने उससे कोई बेनिफिट प्राप्त किया हो तो उस राशि का भुगतान परिवारजन को करना पड़ सकता है। लेकिन सिक्योर लोन वाले मैटर में लोन का भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है। मैंने सिक्योर्ड लोन लिया, अनसिक्योर्ड लोन लिया। जब लोन लिया मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और मैं बड़ी ईएमआई भर सकता था, इसीलिए मैंने बड़ी ईएमआई चूज की। लेकिन फिलहाल की मेरी स्थिति यह है कि मैं कोई बड़ी किस्त पे नहीं कर सकता हूं और मेरा लोन डिफॉल्ट हो जाएगा। तो क्या इस ऐसी स्थिति में मेरा लोन की जो किस्त है वो कम हो सकती है? यदि आप डिफॉल्टर नहीं है, यदि आपकी उम्र उस लोन के अकॉर्डिंग अभी शेष है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने लोन का रिस्ट्रक्चर करा सकते हो और उसके लिए बैंक को एप्लीकेशन दे सकते हो। बैंक यदि आपकी एप्लीकेशन पे सुनवाई नहीं करती है तो एडवोकेट से मिलकर आप अपने आर्थिक हालातों का ब्यौरा देते हुए कि आप डिफॉल्टर नहीं बनना चाहते हैं और आप लोन भरना चाहते हैं, इस कारण लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाए। भले ही लोन का टेनर बढ़ जाए, नो इश्यू, लेकिन मेरी मासिक किस्त कम होनी चाहिए और मैं इतनी किस्त भर रहा हूं। इस तरह की एप्लीकेशन जब आपको बैंक को देंगे और आप डिफॉल्टर नहीं होंगे तो बैंक आपके लोन को रिस्ट्रक्चर करेगा और रिस्ट्रक्चर करने का फायदा बैंक को ही मिलता है क्योंकि बैंक को जब टेनर बढ़ेगा तो ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। आपने कोई भी लोन लिया हो, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, यदि उसकी किस्त हर महीने आपके ईसीएस, एनएससीएच यानी कि ऑटो डेबिट होती है और हर महीने आपके खाते से कट जाती है, ऐसी स्थिति में किसी महीने आपके खाते में बैलेंस नहीं है और आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, तो बाउंस होने की स्थिति में कंपनी क्या कर सकती है? तो जनरली 1 या 2 ईएमआई बाउंस हो जाए तो उस पर कंपनी कोई केस फाइल नहीं करती, कोशिश करती है कि वह पेमेंट आप कर दे। लेकिन यदि आपकी लगातार ईएमआई बाउंस होती जा रही है तो ऐसी स्थिति में 138 एनआई एक्ट की तर्ज पर एक कानून है, सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, जो 138 एनआई एक्ट के प्रावधानों पर चलता है और उसके अनुक्रम में कंपनी आप पर ईसीएस बाउंसिंग का केस फाइल कर सकती है, जिसमें आपको पहले तो कंपनी को आपको 30 डेज के अंदर नोटिस देना पड़ेगा और फिर भी आप भुगतान नहीं करते हैं तो फिर 138 एनआई एक्ट के प्रावधानों के तहत केस फाइल होगा, समन जारी होगा, बेलेबल वारंट जारी होगा, अरेस्ट वारंट जारी होगा और वही सारा प्रोसेस चलेगा जो 138 एनआई एक्ट के प्रोविजन में चलता है। लेकिन समन पर उपस्थित होकर यदि आप किस्त राशि का भुगतान करते हैं तो केस खत्म हो जाएगा।
साथियों, लोन और लोन का डिफॉल्ट, इसको लेकर कई वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए हैं, जिनको देखकर कई लोग हमें फोन करके कहते हैं कि सर हमारे लोन का सेटलमेंट करवा दीजिए, आपकी जो भी फीस रहेगी, आपका जो भी रहेगा हम दे देंगे। तो साथियों, सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लोन सेटलमेंट के नाम पर पैसा लेते हैं, और हम खुले रूप से कहते हैं कि लोन सेटलमेंट केवल 2 लोग कर सकते हैं, और वो 2 लोग कौन है? ना कोई वकील, ना कोई पुलिस, ना कोर्ट। यदि आप लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वह केवल आप और जिस बैंक या एनबीएफसी ने आपको लोन दिया है, आप दोनों ही मिलकर लोन का सेटलमेंट कर सकते हो। कभी भी सोशल मीडिया पे कोई भ्रामक पोस्ट देखकर आप लोन सेटलमेंट के नाम पे किसी को 1 रुपया मत दीजिए, वरना आप धोखाधड़ी के शिकार होंगे। लोन के लिए एडवाइस देना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट के नाम पर किसी को 1 रुपया नहीं दीजिए, क्योंकि किसी और की कोई भूमिका नहीं होती है लोन सेटलमेंट के अंदर। पति ने किसी बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया, तो क्या उस लोन को चुकाने के लिए पत्नी जिम्मेदार है? क्या पत्नी को उस लोन के लिए हैरान, परेशान, प्रताड़ित किया जा सकता है? तो यहां पर जवाब 2 तरीके से होगा। यदि पत्नी उस लोन में गारंटर है, तो ऐसी स्थिति में बैंक, एनबीएफसी या रिकवरी पर्सन पत्नी पर फोर्स डाल सकते हैं कि वह राशि का भुगतान कराए। लेकिन यदि पति ने कोई लोन लिया है और उसमें पत्नी ना तो को एप्लीकेंट है और ना ही गारंटर है, तो ऐसी स्थिति में बैंक वाले पत्नी को परेशान, हैरान नहीं कर सकते। यहां यह जानना भी जरूरी है कि यदि पति ने सिक्योर्ड लोन लिया है और ऐसी स्थिति के अंदर यदि पत्नी उस घर के अंदर निवास कर रही है और यदि सरफेसी एक्ट की या कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है जिसमें कि उस घर या संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, तो वहां से पत्नी को निकलना पड़ेगा यदि वह प्रॉपर्टी पति के नाम पर है और पति ने लोन का चुकाना नहीं किया है। तो साथियों, लोन माफ, कर्जा मुक्त, हम लोन के संदर्भ में कई वीडियो पब्लिक अवेयरनेस के लिए डालते हैं, और उसको लेकर कई लोग फोन करते हैं कि सर मेरा कर्जा भी माफ करा दीजिए। यहां पर हम क्लियर कहेंगे कि यदि लोन लिया है तो भरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, या कुछ समय बाद ही, चाहे सेटलमेंट करना पड़े, लेकिन लोन भरना ही पड़ेगा। हमारे द्वारा YouTube चैनल पर किसी को मिसगाइड नहीं किया जाता है कि यदि आपने लोन लिया है तो वो लोन माफ हो जाएगा। लेकिन यदि आप किन्हीं मुसीबतों में फंसे हुए हैं तो आपका लोन रिस्ट्रक्चर हो सकता है, आपकी मासिक किस्त कम हो सकती है, कुछ महीनों के लिए लोन से मोरेटोरियम मिल सकता है, या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो तो उन कानूनी कार्रवाइयों को कैसे लीड किया जाए, इस प्रकार की जानकारी भले ही हमारे द्वारा दी जाती है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ जैसे स्लोगन से खुद को अवेयर रखें और जहां तक हो सके मामलों को निपटाने की कोशिश करें। यही हमारी फ्रेंडली लीगल एडवाइस रहेगी आपको। नोटरी एडवोकेट और ऑथ कमिश्नर में क्या फर्क होता है? तो देखिए, दोनों ही एडवोकेट होते हैं। नोटरी एडवोकेट को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नोटरी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है, और वह राज्य में नियुक्त है राज्य में कहीं पर भी, और केंद्र में नियुक्त है तो केंद्र में कहीं पर भी अपनी नोटरी का काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करने का, ये सारे काम वो कर सकते हैं। और ऑथ कमिश्नर को जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा जिस एरिया में वो प्रैक्टिस करते हैं उस एरिया में जो एफिडेविट बनते हैं या फिर कोर्ट में जो बयान होते हैं, बयान के दौरान बयान दर्ज करने का, या फिर कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त होकर किसी पर्टिकुलर जगह जाना जहां कोर्ट नहीं जा सकती है, वहां जाकर काम करना, नक्शा मौका रिपोर्ट बनाना, ये सारे जो काम होते हैं वो ऑथ कमिश्नर के होते हैं। और कोर्ट में जो शपथ पत्र पेश होते हैं उनको तस्दीक करने का जो काम होता है वह ऑथ कमिश्नर कर सकते हैं। ये मूलतः अंतर है ऑथ कमिश्नर और नोटरी एडवोकेट में। नया फ्रॉड, एक नया धोखा आ रहा है। आपके व्हाट्सएप नंबर पे अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है, आपके डिस्प्ले पे आया, आपने उत्सुकता के साथ उस वीडियो कॉल को उठा लिया, सामने वाले ने आपका जो चेहरा है और जो आप वीडियो कॉल में मौजूद है उसको रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करने के बाद वह व्यक्ति उस फोन को काट देगा और एडिटिंग करके आपके कुल एडल्ट फोटो बनाएगा, एडल्ट वीडियो बनाएगा और आपको भेजेगा कि हम इसको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, नहीं तो इतने पैसे जमा कराओ। अब उस मामले के अंदर पुलिस थाने में जाओगे, एफआईआर दर्ज कराओगे, तनाव झेलोगे, वकीलों के पास जाओगे। इससे पहले सबसे बढ़िया बात यही है कि व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉलिंग पर कोई भी वीडियो कॉल अननोन नंबर की आती है उसको डायरेक्ट काटे और ब्लॉक करे। अननोन नंबर के कोई वीडियो कॉल अगर आपके व्हाट्सएप पे आते हैं उनको बिल्कुल भी उठाए नहीं और इस मैसेज को जनहित में शेयर करें।
कोर्ट मैरिज से पहले या कोर्ट मैरिज के बाद जब गुमशुदगी की रिपोर्ट यानी कि एमपीआर दर्ज होती है, तो उस एमपीआर की स्थिति में लड़की को अपने बयान दर्ज कराने होते हैं संबंधित पुलिस थाने के अंदर। वहां पर यदि लड़की चाहे तो जिले के उच्चाधिकारियों को एक प्रॉपर फॉर्मेट में आवेदन पत्र भेज सकती है और यह मांग कर सकती है कि उस पुलिस थाने पर यदि मैं उपस्थित होती हूं तो मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में वह अपने बयान उस पुलिस थाने से अतिरिक्त दूसरी जगह पर भी करवाने का अपना हक सुरक्षित रखती है। यदि वह पुलिस स्टेशन जाती है और अपने बयान दर्ज कराती है तो वकील की मौजूदगी में करा सकती है, अपने वकील को साथ में ले जाके करा सकती है। यदि उसको लगता है कि उस पुलिस परिसर के अंदर, उस पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर या बाहर की तरफ कुछ लोग खड़े हैं जिससे उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, तो पुलिस से यह अनुरोध भी कर सकती है कि पुलिस उनको अपनी गाड़ी के अंदर सुरक्षित स्थान पर छोड़े और पुलिस द्वारा यह जिम्मेदारी निभाई जाएगी, क्योंकि यह जिम्मेदारी है उनकी। लड़की यदि आपके पक्ष में बयान भी दे देगी, आपके पक्ष में बोल भी देगी और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहेगी, फिर भी आपको जेल जाना पड़ सकता है, पुलिस हिरासत में रहना पड़ सकता है और आपके साथ आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। यदि लड़की की उम्र 16 साल से कम है तो यह महत्वपूर्ण धारा है, यानी कि पोस्को के अंदर एक गंभीर अपराध बन जाता है यदि आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो कि यौन अपराधों की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखिए, लड़की की सहमति भी शून्य हो जाती है क्योंकि नाबालिग अवस्था में गिनी जाएगी और नाबालिग अवस्था में किसी की सहमति भी मान्य नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो कोई लिव इन रिलेशनशिप नहीं, कोई कोर्ट मैरिज डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश बिल्कुल भी न करे और न कहीं भगा ले जाने का प्रयास करे, अन्यथा सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। साथियों, जब भी कोई फैमिली कोर्ट का नोटिस तामिल कुनिंदा लेकर आपके घर आता है या फिर डाक के जरिए कोई नोटिस आता है और आपने उस नोटिस को लौटा दिया कि मैं नहीं लूंगा, लेने से इंकार कर दिया और वो नोटिस चला गया, तो यकीन मानिए साथियों कि आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि आपके खिलाफ तलाक का मुकदमा किया गया, सेक्शन 9 का मुकदमा किया गया, 125 सीआरपीसी का मुकदमा किया गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया गया या बच्चों की चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल किया गया। ऐसी स्थिति में जब आपको पता ही नहीं है कि आपके खिलाफ क्या मुकदमा किया गया, किस तारीख को पेशी है, तो कोर्ट में आप उपस्थित होंगे नहीं और अपना जवाब पेश करेंगे नहीं। और ऐसी स्थिति में सामने वाले पक्ष ने आप पे जो भी आरोप लगाए हैं प्रथम दृष्टया उनको सही माना जाएगा और उसके हिसाब से एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा और बाद में केवल और केवल आप सर ढूंढते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए फैमिली कोर्ट से कोई भी नोटिस आए तो इग्नोर मत कीजिए, वरना हो सकता है आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर। वैसे तो हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के बार बार फोन आते हैं कि सर मैंने पार्टी को पैसा दिया, उसने चेक दिया, मैंने चेक खाते में लगाया, बाउंस हो गया। अब मैं उसके खिलाफ 138 NI एक्ट का मुकदमा करना चाहता हूं चेक बाउंस का, तो मुझे चेक को कितनी बार बाउंस कराना पड़ेगा? साथियों, चेक एक पहली बार बाउंस हो गया तो आप पहली बार के अंदर ही उसके ऊपर 138 NI एक्ट का मुकदमा कर सकते हो और उसके लिए बाउंसिंग की डेट से 30 दिन के भीतर आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। ये बात अलग है कि यदि आपको विश्वास है कि 4 दिन बाद 8 दिन बाद खाते में डालूंगा पैसा मिल जाएगा, सामने वाले ने कहा है, तो वो इंतजार करके यदि आप बैठते तो ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि चेक जब आखिरी बार बाउंस हुआ है तो उसके 30 दिन के भीतर लीगल नोटिस बाउंसिंग डेट से 30 दिन के भीतर, रिटर्न मेमो की डेट से 30 दिन के भीतर नोटिस भेजना जरूरी है और उसको नोटिस मिल जाने के 15 दिन बाद, 1 महीने के भीतर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। और यदि यहां पे लापरवाही करते हो और समय निकल जाता है तो चेक होगा आपके रद्दी का। साथियों, OLX के साथ साथ, यानी कि OLX के साथ साथ कई ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर व्यक्ति को अपनी गाड़ी की अच्छी प्राइस मिलती है। कई बार लोग अपनी गाड़ी दूसरों को बेच देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला ट्रांसफर करा देगा, हमने तो पेपर साइन करके दे दिए, और साल 2 साल 3 साल के बाद वो गाड़ियां पकड़ी जाती है कई आपराधिक गतिविधियों में और तब पुलिस का सिकंजा कसता है गाड़ी के मूल मालिक पे। यदि कोई भी गाड़ी, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आपकी ड्यूटी है जब आप गाड़ी बेचो तो सामने वाले से एक स्टॉप एग्रीमेंट कर लो, बिक्री सौदा रसीद लिख लो और साथ में उसको ताकीद करो कि भाई 15 दिन के अंदर ट्रांसफर करा के मुझे कागज दे देना, वरना मैं गाड़ी वापस ले लूंगा, पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो कल बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इस चीज को आप ध्यान रखिए और ये लिखा पढ़ी करा के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि कई लोग हैं जो इन मामलों के शिकार हो रहे हैं। गाड़ी तो बेच दी, ट्रांसफर नहीं हुई और बाद में मुकदमों में उलझ के लगे। कोई व्यक्ति
अपने लीगल डॉक्यूमेंट के साथ, गवाहों के साथ, विधि और नियमानुसार यदि कोर्ट मैरिज कर लेता है तो वह कोर्ट मैरिज कितने समय के बाद वैलिड हो जाएगी। तो साथियों, ये ध्यान रखिए कि कोर्ट मैरिज के अंदर जब भी आपने मंदिर, मस्जिद या अपने स्पिरिचुअल जो आपके प्रोग्राम है उनको आपने पूरा कर दिया है और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पेश हो गए, आपको मैरिज सर्टिफिकेट जारी हो गया, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपकी जो कोर्ट मैरिज है वह वैलिड होगी। आपकी कोर्ट मैरिज उसी समय से वैलिड है जिस समय की आपने अपने स्पिरिचुअल प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर दिए और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। यह बिल्कुल न सोचे कि आपकी शादी 2 या 3 माह बाद वैलिड होगी। आपकी शादी उसी समय, उसी डेट, उसी पल से लेकर आपकी कोर्ट मैरिज वैलिड है, जिसे कि कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। साथियों, जब भी कोई महंगा स्मार्टफोन हमको कम कीमत में खरीदना होता है तो हम सोचते हैं कि सेकेंड हैंड खरीद लें और हम सेकेंड हैंड खरीद भी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सेकेंड हैंड फोन खरीदना यानी मुसीबतों को दावत देना होता है। कारण यह होता है कि क्या वो फोन चोरी का है, क्या उस फोन का जो इस्तेमाल है वह किसी इलीगल एक्टिविटीज में किया गया है। तो फिर ये मान के चलिए कि आपका जैसे ही आप अपनी सिम डालेंगे आपका फोन ट्रैक हो जाएगा और आप मुसीबतों में गिर सकते हैं। इसीलिए आप जब भी फोन खरीदे तो फोन का मॉडल, उसका नाम और उसका IMEI नंबर जो बिल पे अंकित है उसको अपने फोन से टैली जरूर कर लीजिए। और इसके अलावा जब बिना बिल के फोन खरीद रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड और उसका फोन नंबर लेते हुए उसी पर उससे लिखवा दीजिए कि ये फोन आपने उससे कितनी राशि के अंदर खरीदा है और हो सके तो वो पेमेंट जो आप उसको फोन के बदले दे रहे हैं वहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें ताकि कल के बाद आपको कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना पड़े। लोन नहीं चुका पाने का मतलब ये नहीं कि आत्महत्या कर ली जाए, अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया जाए। समय है, निकल जाएगा। वक्त का पहिया किसी के लिए रुका नहीं है और ये बुरा दौर जब अच्छा दौर नहीं ठहरा तो बुरा दौर क्या ठहरेगा। मैं उन तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं जो लोन के चक्कर में उलझे हुए हैं और दिमाग में नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, लड़ सकते हैं आप भी कानूनी लड़ाई। कोई जरूरी नहीं है अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना, क्योंकि जब आप जीवित हो और आपके जीवित होते हुए जब आपको इतनी तकलीफ आ रही है तो सोचिए यदि आप चले गए तो आपके परिवार के साथ क्या होगा। आपके बच्चों की फीस कौन भरेगा, आपके पत्नी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। जब आपके होते हुए ये दुर्दशा हो रही है, जब आप ही नहीं रहोगे तो वो बेचारे कहलाएंगे। इसीलिए कितने भी कर्जा क्यों नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन त्याग दो। इनके लिए रास्ते हैं, विकल्प है। संपर्क करें एक अच्छे अधिवक्ता से, वो आपको राय देंगे और इन मुसीबतों से भी निकालेंगे। आपका मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है और आप उस कोर्ट से संतुष्ट नहीं है। आपको लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति के, जो कि आपका ऑपोजिट पार्टी है, ऑपोजिट पर्सन है जिसने कि केस फाइल किया है, वहां अपना प्रभाव रखता है और कोर्ट का इंटेंशन भी उसके फेवर में जा रहा है। यदि आप इस चीज को ऑन रिकॉर्ड साबित कर पाते हैं और आप इस चीज को साबित कर सकते हैं कि कोर्ट का कुल मिलाकर इंटेंशन जो है, फेवर जो है और जो प्राथमिकता है उस व्यक्ति की तरफ जा रही है, आपका मामले में कोर्ट प्रॉपर आप पर सुनवाई नहीं कर रही है, आपकी बातों को नजरअंदाज कर रही है, आपके तथ्यों को स्वीकार नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में यदि आप चाहें तो CRPC की धारा 408 के अंतर्गत आप अपने जिला न्यायालय के अंदर एप्लीकेशन लगा के आप उस केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। बस ये बात आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता रहेगी कि आपके साथ ऐसा कृत्य हो रहा है। वसीयत कौन सी मान्य होगी, क्योंकि हमने सुना है कि वसीयत तो कोरा कागज लेके उस पर लिख दो, वो भी मान्य है। फिर कभी कभी टाइप करके स्टाम्प पे वकील साहब के पास जाके नोटरी कराते हैं, वो भी तो वसीयत है। फिर कभी कभी रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं और वसीयत को रजिस्टर्ड करवाते हैं सब रजिस्ट्रार कार्यालय में, वो भी तो वसीयत है। तो कौन सी वसीयत मान्य होगी? देखिए, वसीयत सभी मान्य है, सभी मान्य है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक मात्र वसीयत ऐसा दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी अंतिम इच्छा के रूप में भविष्य में सामने आता है। अब उसको निष्पादित करने वाला व्यक्ति नहीं रहा तो कौन साबित करेगा कि यह वसीयत सही है। ऐसी स्थिति में कभी भी वसीयत रजिस्टर्ड करनी चाहिए, यानी कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्टर्ड करानी चाहिए। न नोटराइड वसीयत, न सादे कागज पर लिखी वसीयत। वसीयत वही प्रभावी रहेगी और कानूनी दिक्कतों का डट कर सामना कर पाएगी जो वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत होगी।
हमारे एक फॉलोअर ने पूछा कि सर हम दोनों पति पत्नी ने आपसी रजामंदी से हमने कोर्ट के अंदर सेक्शन 13B का केस फाइल किया। पहले मोशन पे भी पत्नी आ गई, दूसरे मोशन पे एक्चुअली केस एडमिट किया, पत्नी आ गई, लेकिन जब बयान के लिए पेशी आई तो उस तारीख पे पत्नी उपस्थिति नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में एक बार तो जज साहब ने डेट दे दी, ठीक है अगली तारीख को देखते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि यदि पत्नी नहीं आई तो देखिए, आपसी सहमति के अंदर पति पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से पिटीशन फाइल की जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों में से भी कोई एक पक्ष यदि 1 तारीख या 2 तारीख या लगातार 3 तारीख तक नहीं आता है तो कोर्ट ने भले ही डेट आगे बढ़ा दी है, लेकिन उसके बाद भी एक पक्ष उपस्थित नहीं होता है तो केस को डिस्पोज कर दिया जाता है और डाइवोर्स नहीं होगा। न ही इन मामलों के अंदर कोर्ट तलब करके दूसरे पक्षकारों को बुलाएगा, क्योंकि यह माना जाएगा कि भले ही दोनों की आपसी सहमति थी लेकिन अब नहीं है, इस कारण डाइवोर्स नहीं होगा। HPN हाइपोथिकेशन क्या होता है? जब भी हम कोई वाहन खरीदते हैं, चाहे कार खरीदे, 2 व्हीलर खरीदे या कोई दूसरा वाहन खरीदे, अगर हम उस गाड़ी पर फाइनेंस करवाते हैं यानी कि किराया क्रय पद्धति से खरीदते हैं, छोटा सा डाउन पेमेंट देकर फिर हमने लोन ले लिया और हम उसकी मासिक किस्त भर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे आरसी के ऊपर हाइपोथिकेशन हो जाता है, यानी कि उस गाड़ी का जो वास्तविक ओनर है वह फाइनेंस कंपनी है और हम किराया क्रय पद्धति पर चला रहे हैं। जब तक हम उसका लोन क्लियर नहीं कर देते हमको अधिकार नहीं है कि हम उस गाड़ी को बेच पाए। और जब आपका लोन क्लियर हो जाता है तो आप अपना नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर, एनओसी लेकर आप आरटीओ ऑफिस जाकर अपना हाइपोथिकेशन रिमूव करा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, यदि आपने लोन लिया है और लोन निपटा दिया है तो अपनी गाड़ी पर हाइपोथिकेशन हटाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मां बाप से छुटकारा चाहिए लेकिन उनकी प्रॉपर्टी में हक भी चाहिए। 21वीं सदी के इस दौर में युवाओं की मानसिकता बदल चुकी है। उन्हें स्वच्छंदता से जीना है और उसी स्वच्छंदता से जीने के लिए उन्हें मां बाप के साथ में नहीं रहना है, लेकिन मां बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए। ऐसे तमाम युवाओं को जो हमें फोन करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि किसी भी माध्यम से आप मिसगाइड मत होइए। मां बाप से छुटकारा चाहिए तो आप चले जाइए उनको छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उनसे छुटकारा चाहिए और अपनी आजादी से जीना चाहते हैं आप, तो फिर उनकी प्रॉपर्टी पर नजरें क्यों? किसी भी मां बाप की स्वार्जित संपत्ति पर आपका कोई भी हक नहीं है और कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी उनको प्राप्त हुई भी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अलग रहना चाहते हैं और आपको आपका हक मिल जाए। ऐसे तमाम युवाओं को कहना चाहूंगा जो अपने मां बाप को छोड़ना चाहते हैं और अपनी संपत्ति को हक चाहते हैं, उनकी संपत्ति में हक चाहते हैं, अपने दिमाग से ये कचरा ख्याल आपको निकाल देना चाहिए। कर सकते हो तो मां बाप की सेवा करो, बाकी छोड़ के जाना चाहते हो तो बिना प्रॉपर्टी का लालच लिए अपने पैरों पर खड़ा होना खुद सीखिए। कोर्ट मैरिज, स्टाम्प मैरिज और पेशबंदी में क्या अंतर है? साथियों, जब भी कोई युवा कपल अपने लीगल डॉक्यूमेंट के साथ एक रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करता है तो उसे मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, जो जीवन में अनेकों जगह काम आता है। पुलिस प्रोटेक्शन में हो, वीजा में हो, मतलब हर जगह, सरकारी नौकरी सब जगह काम आता है। लेकिन वही युवा जल्दबाजी के अंदर यदि स्टाम्प खरीद के स्टाम्प पर एक एग्रीमेंट लिख देते हैं कि आज तारीख को हमने शादी कर ली, तो उसे स्टाम्प मैरिज या पेशबंदी कहा जाता है। कानून में उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करके कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। स्टाम्प मैरिज या पेशबंदी के चक्कर में न पड़े, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है और कानूनी कार्रवाइयों में आप उलझ सकते हो। फर्क इतना सा है कि मैरिज सर्टिफिकेट मिलने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा और स्टाम्प मैरिज और पेशबंदी तो जैसे ही आप आए 15 मिनट के अंदर हो जाएगी। तो समय न देखे, भविष्य देखे और लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज का डॉक्यूमेंट तैयार करें। और कई बार पार्टी ये गलती करती है कि उस लीगल नोटिस को घर पे आने पर पोस्टमैन को कह देती है कि भाई ले ले, वापस भेज दे, मुझे नहीं लेना है, लेने से इनकार, या घर पे ताला लिखवा दो या कुछ भी लिखवा के उस नोटिस को भेज दिया। उस नोटिस को भेजने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि भले ही आपने उस नोटिस को भेज दिया लेकिन वह नोटिस डिलीवर्ड माना जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने आपके एड्रेस पर नोटिस भेज दिया, उसके पास नोटिस है, डाक रसीद है और रिटर्न लिफाफा है। तो आपको क्या नुकसान है? आपको यह नुकसान है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपसे मांग रहा था 10,000, क्या उसने 1 लाख का चेक बाउंस करा दिया? आपको उसने पैसा ऑनलाइन दिया था या फिर कैश दिया था, लेकिन उसने अपने दावे में क्या लिखा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया था, चेक उसने बाउंस नहीं करा के किसी और ने बाउंस करा दिया। यानी कि आपके डिफेंस के जो सारे पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स उस नोटिस में थे और आपने नोटिस नहीं लिया, तो इसका मतलब आप गिल्टी है। और आप अपना बचाव कैसे करेंगे जब आपको नोटिस की स्टोरी ही मालूम नहीं है? तो नोटिस लेने का, नहीं लेने के बहुत ज्यादा नुकसान है, यह ध्यान रखें।
यदि आपको किसी सरकारी विभाग से शिकायत है, चाहे वह कलेक्टर डिपार्टमेंट हो, चाहे वह बिजली घर हो, चाहे वह पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वह बैंक हो, जहां पर आपको लगता है कि आपके किसी अधिकार का हनन हुआ है और आपको रिलीफ चाहिए, ऐसी स्थिति में जब सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी एजेंसीज के मैटर में यदि आपको कोई असुविधा हुई है, तो उस असुविधा की क्षतिपूर्ति के लिए, अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए आप स्थायी लोक अदालत यानी कि परमानेंट लोक अदालत यानी कि पीएलए जा सकते हैं। यह एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट है और इस कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया जाता है वह अंतिम आदेश होता है, जिसकी अपील नहीं होती है। यदि इस मामले से कोई पार्टी डिससेटिस्फाइड है तो उसे हाई कोर्ट में रिट मामले में जाना पड़ेगा, उसके बाद उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे मामलों में आप जा सकते हैं स्थायी लोक अदालत। एलएलबी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वकील नहीं होता। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, एलएलबी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वकील नहीं होता। कई गवर्नमेंट अधिकारी, कई बिजनेसमैन लोग केवल शौकिया एलएलबी करते हैं और वो कहीं प्रैक्टिस नहीं करते। उन्होंने केवल अपने ज्ञान अर्जन के लिए एलएलबी की। कई लोग एलएलबी करके जॉब करने लग जाते हैं, कई कंपनियों में लीगल पोस्ट पर नौकरी करते हैं, कई मजिस्ट्रेट बनते हैं, तो कई जगह दूसरी जगह पर जॉब पर चले जाते हैं। एलएलबी करने वाला वही व्यक्ति वकील होता है जो कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या फिर लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करता है और अपने पक्षकारों के लिए लड़ता है, जिसने कि बार संबंधित राज्य की बार काउंसिल से जिसने कि सनद एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो और वह अपने पक्षकारों के लिए कोर्ट में पैरवी करता है, वही एलएलबी डिग्रीधारी व्यक्ति वकील कहलाता है। बाकी एलएलबी करने वाले लॉयर हो सकते हैं, वकील नहीं होते। यदि किसी गंभीर अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी जाती है तो कई लोग ये सोचते हैं कि वह व्यक्ति 14 साल के अंदर बाहर आ जाएगा, और कई जगह ये रूमर भी है, कई लोगों के कंफ्यूजन है कि उम्र कैद का मतलब होता है 14 साल की सजा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्र कैद का मतलब है कि उस व्यक्ति की आखिरी सांस यानी कि जब तक जिएगा तब तक उसे जेल की सजा भुगतनी है। ये बात अलग है कि अच्छे आचरण, सदव्यवहार के कारण और दूसरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने के कारण उस व्यक्ति की सजा यानी कि 14 साल, 15 साल या 20 साल बाद उसे मुक्त कर दिया जाए, उसे लाभ दिया जाए। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उम्र कैद का मतलब केवल 14 साल की जेल है या 20 साल की जेल है। उम्र कैद का सीधा अर्थ है ताजीवन, जब तक जिएगा आखिरी सांस तक उसे कारावास में रहने की सजा है। सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन, लेकिन जब आप उस लोन को डिफॉल्ट करते हैं और ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो कई लोग लोन वसूली करने के लिए हद पार कर देते हैं, और विशेषकर रिकवरी एजेंट्स, क्योंकि लोन की रिकवरी पर उनको एक बड़ा अच्छा कमीशन और इंसेंटिव मिलता है और वो कोई भी हद पार कर लेते हैं, यानी गाली गलौज कर देते हैं, अभद्र भाषा में बात करते हैं, धमकी देते हैं, उठा लेने की बात करते हैं, पुलिस के नाम पे फर्जी कॉल, वकील के नाम पे फर्जी कॉल और हरेसमेंट इस हद तक करते हैं कि व्यक्ति के कार्यस्थल पर भी चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप लोन नहीं भर पा रहे हो और कोई रिकवरी बंदा हद से पार खोकर यदि आपके साथ अभद्र भाषा करे, गाली गलौज करे और आपको उसका आना अपने यहां पसंद ही नहीं है, तो आप सीधे उस एनबीएफसी या बैंक को लीगल नोटिस भेज सकते हैं। उसके बाद भी उसका रवैया यदि जारी रहा तो उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। रिकवरी करने के लिए ऐसा स्टेप उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी व्यक्ति को कोर्ट द्वारा 7 साल की सजा दी गई तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वह व्यक्ति 3.5 साल में जेल से बाहर आ जाएगा, यानी कि 3.5 साल में उसकी सजा पूरी हो जाएगी। ऐसा इसीलिए सोचते हैं कि लोगों में एक धारणा है कि जेल में 24 घंटे यानी कि 2 दिन होते हैं, यानी कि 12 घंटे का एक दिन होता है। कहने का मतलब दिन और रात दोनों मिलाकर 2 दिन काउंट किए जाते हैं। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल ही गलत है। एक दिन का मतलब जेल के अंदर भी 24 घंटे ही है, वहां 12 घंटे नहीं होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक दिन का मतलब 12 घंटे नहीं होता है, जेल के अंदर भी 24 घंटे ही होता है। यह केवल एक रूमर फैली हुई है, एक अफवाह, एक धारणाएं लोगों के अंदर फैली हुई है कि जेल में 24 घंटे का मतलब 2 दिन होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अक्सर आप लोग देखते हो कि चेक बाउंस के जो केस होते हैं उसमें जो पक्षकार होता है, अगर वो पार्टी से 10,000 मांग रहा है तो 50,000 का चेक बाउंस कराता है, 50,000 का मांग रहा है तो 1,00,000 का चेक बाउंस करा रहा है। तो ऐसी स्थिति में चेक में ज्यादा राशि क्यों भरी जाती है? क्योंकि प्रत्येक पक्षकार ये जानता है कि मैंने मेरा प्रयास कर लिया और मुझे राशि नहीं मिली है, और यदि मैं कोर्ट में केस फाइल करता हूं तो मेरा केस साल चलेगा, 2 साल चलेगा, या हो सकता है 5 साल भी चले। तो ऐसी स्थिति में वह आने वाले समय का जो इंटरेस्ट है, उसका मेंटली हरेसमेंट है, कोर्ट प्रोसीडिंग का जो खर्चा है, वह सब कुछ जोड़कर चेक में ज्यादा अमाउंट भरता है। अब ऐसी स्थिति में जब सामने वाला व्यक्ति कोई वाजिब राशि आपसे मांगता है, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि चेक बाउंस का नोटिस आने पर या कोर्ट का समन आने पर पहली उपस्थिति में भी आप पार्टी से बात करके क्लियर कर सकते हो, भाई तू इतना पैसा मांग रहा है, मैं तुझे पेमेंट दे रहा हूं, पर पहले कैश विड्रॉल कर। और यही कारण है कि चेक में ज्यादा राशि भरी जाती है। और कोशिश करता है कि हर महीने अपनी ईएमआई का भुगतान वह समय पर कर पाए। लेकिन कई बार कुछ हालात, परिस्थितियों के चलते व्यक्ति लोन को डिफॉल्ट कर जाता है और वह लोन नहीं भर पाता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसके मन में ढेरों बुरे ख्यालात आते हैं, क्योंकि रिकवरी वाले उनके घर पर आकर उनके साथ बदसलूकी करते हैं, यहां तक कि गाली गलौज के साथ मारपीट तक कर देते हैं और घर के लोगों तक को धमकी देते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपके साथ कोई इस प्रकार का कृत्य कर रहा है और आप चुपचाप उसको सहन कर रहे हैं, तो यह आपकी गलती है। आप बिल्कुल यह ना सोचे कि मैं कोई गलत कदम उठा लूं, क्योंकि आपके जीते जी जब आपके परिवार वालों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, कल जब आप नहीं होंगे तो उनको और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी गलत विचार नहीं करते हुए, यदि आप किन्हीं वाजिब कारणों से लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो नजदीकी एडवोकेट से मिलकर कानूनी सलाह लें और आप उन्हें एनबीएफसी और बैंक से वाजिब समय लेकर या फिर अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा के मासिक किस्त को कम करवा के भी मामले को निपट सकते हैं। हर व्यक्ति कंज्यूमर लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, न जाने कितने कितने लोन लेते हैं और घर परिवार वालों को जानकारी नहीं होती है कि हमारे घर में जो मेन व्यक्ति है उसके ऊपर कितने लोन है, क्योंकि वो अपने परिवार को किसी भी रूप में संकट में नहीं देखना चाहता है, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है और उसके लिए लोन लेना तो जरूरी है। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा कि जब भी आप कोई लोन ले तो उस पूरे लोन का जो टेनर है, उस टेनर का आप इंश्योरेंस जरूर कराएं, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई ऐसी घटना हो गई कि आप नहीं रहे तो आपका परिवार को उस लोन को नहीं भरना पड़े और वो दुखी नहीं रहे। यदि आपने संपत्ति पर लोन लिया है तो संपत्ति नीलाम न हो जाए, कुर्क न हो जाए, ये जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। जब आप 10 लाख का लोन लेंगे तो उस 10 लाख के लोन को सिक्योर कराने के लिए जब आप इंश्योरेंस कराएंगे तो उसकी मामूली सी प्रीमियम 10-15 हजार रुपए होती है, जो आपके पास नहीं होगी तो उसी लोन के अमाउंट में ऐड कर दी जाएगी, लेकिन आपका लोन सिक्योर हो जाएगा। कभी कोई दुर्घटना हो गई और आप इस दुनिया में नहीं रहे तो कम से कम आपके परिवार वालों को बाद में तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए जरूरी है कि हर लोन का इंश्योरेंस आप जरूर कराएं। और कोशिश करता है कि हर महीने अपनी ईएमआई का भुगतान वह समय पर कर पाए। लेकिन कई बार कुछ हालात, परिस्थितियों के चलते व्यक्ति लोन को डिफॉल्ट कर जाता है और वह लोन नहीं भर पाता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसके मन में ढेरों बुरे ख्यालात आते हैं, क्योंकि रिकवरी वाले उनके घर पर आकर उनके साथ बदसलूकी करते हैं, यहां तक कि गाली गलौज के साथ मारपीट तक कर देते हैं और घर के लोगों तक को धमकी देते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपके साथ कोई इस प्रकार का कृत्य कर रहा है और आप चुपचाप उसको सहन कर रहे हैं, तो यह आपकी गलती है। आप बिल्कुल यह ना सोचे कि मैं कोई गलत कदम उठा लूं, क्योंकि आपके जीते जी जब आपके परिवार वालों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, कल जब आप नहीं होंगे तो उनको और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी गलत विचार नहीं करते हुए, यदि आप किन्हीं वाजिब कारणों से लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो नजदीकी एडवोकेट से मिलकर कानूनी सलाह लें और आप उन्हें एनबीएफसी और बैंक से वाजिब समय लेकर या फिर अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा के मासिक किस्त को कम करवा के भी मामले को निपट सकते हैं। लोन चुकाना मुश्किल हो गया, कोर्ट से वकील के नोटिस आ रहे हैं। साथियों, आपने कोई भी अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन लिया है और ऐसी स्थिति में जब लोन चुकाना मुश्किल हो गया है और आपको कोर्ट या वकील के नोटिस आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई गलत विचार न करते हुए नजदीकी एडवोकेट से मिले और उनसे कानूनी राय ले। यदि आपके खिलाफ कोई केस फाइल भी हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट आपको सुनवाई का प्रॉपर अवसर देता है, आपको पर्याप्त समय मिलता है और उस कोर्ट लिटिगेशन के दौरान भी आप समझौते की बात कर सकते हैं, सेटलमेंट की बात कर सकते हैं और लोन को निपटा सकते हैं। यदि आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने का समय चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भले ही कोर्ट ने आपके ऊपर कार्रवाई कर ली है, तो उस समय के दौरान जो समय चल रहा है, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 2 साल, उस समय तक भी आप अपने लोन को सेटलमेंट करने की बात कर सकते हैं, क्योंकि बैंक का मकसद अपना डूबा पैसा वसूल करना है, यह नहीं कि आपके खिलाफ कार्रवाई करके आपको जेल पहुंचा।
बेटा होने का मतलब ये नहीं कि आपको बाप की संपत्ति में हक मिल गया। मतलब पुत्र हो इसका मतलब ये नहीं कि पिता की संपत्ति पे आपका हक पक्का हो गया। क्योंकि आज की तारीख में कई युवा अपने मां बाप के कहने में नहीं है, और ऐसी स्थिति में जब वह लगातार ऐसे काम करते जा रहे हैं जिससे कि माता पिता को आर्थिक क्षति हो रही है, समाज में उनकी बदनामी हो रही है और कई उलझलू लोग उन्हें परेशान करते जा रहे हैं। यदि आप पुत्र हैं और पिता की संपत्ति पे अपना हक चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आपके किसी कृत्य से अपने मां बाप को तकलीफ ना हो, उनको कोई क्षति नहीं पहुंचे। बेटा होने का मतलब यह नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी में आपका हक हो गया। यदि पिता माता ने अपनी मेहनत से कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो उसमें पिता और माता के स्नेह से ही, उनके इच्छा से ही बेटे को संपत्ति में अपना हक मिलेगा। यदि कोई माता पिता चाहे तो अपनी स्वार्जित संपत्ति को वह चाहे किसी को दान कर सकते हैं, चाहे किसी को बेच सकते हैं और चाहे जिसके पक्ष में वसीयत लिख सकते हैं। तो यह ध्यान रखिए, बेटा होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं हो गया कि पिता की प्रॉपर्टी पर आपका हक हो। अनसिक्योर्ड लोन लो, लोन लेते वक्त उसको बैंक से या एनबीएफसी से कोई दिक्कत नहीं होती है, और जब तक वह ईएमआई रेगुलर पे कर रहा है तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे वो ईएमआई डिफॉल्ट होता है या लोन नहीं भर पाता है तो वह कहता है कि बैंक ने मुझसे फैक्ट कमिटमेंट किया था, मुझे ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम बताई थी, अब ज्यादा लग रहा है, मुझे लोन बताया था 10 साल का, ये 15 साल का और 20 साल का कर दिया, मुझसे इतनी प्रोसेसिंग फीस ले ली। यानी कि सारा दारोमदार डाल देते हैं बैंक पे, ये सोच के कि वह इन चीजों से बच जाएंगे, और कहते हैं कि बैंक ने लोन देते वक्त हमें गलत इंफॉर्मेशन दी थी, गलत जानकारी दी थी। तो क्या ये बात सही होती है? तो साथियों एक ही बात है, बाद में कुछ भी कहोगे नहीं माना जाएगा। आप जब भी लोन लेते हो ना, उसी वक्त लोन का सैंक्शन लेटर और जो भी डॉक्यूमेंट टर्म एंड कंडीशन आप सिग्नेचर कर रहे हो उनकी कॉपी आप उसी समय ले लो। बाद में आप कुछ भी कहोगे किसी बात को तवज्जो नहीं दी जाएगी। और लोन लेते समय लोन सैंक्शन लेटर लेना तो बिल्कुल भी ना भूले, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि लोन में आपसे लोन सैंक्शन लेटर नहीं लेते हो जिसमें सारी टर्म एंड कंडीशन क्लियर लिखी। साथियों ऑनलाइन के इस युग में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी कानूनी पचड़े में उलझा हुआ है, तो वह अपने वकील के अलावा भी दूसरे लोगों से यानी कि दूसरे एडवोकेट से कानूनी सलाह चाहता है। लेकिन जब वह कानूनी सलाह चाहने के लिए कॉल बुक करवाता है, कॉल बुक करवाने के पश्चात जब उससे सही बात पूछी जाती है तो वह सही बात न बताकर केवल और केवल अपने पक्ष की बात बताता है। यानी कि यदि आप किसी कानूनी सलाह में किसी एडवोकेट से ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं या सामने ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में यदि आप अपने केस पर यदि सही और नेक सलाह चाहते हैं कि आपके केस का विजन आगे किस प्रकार से रहेगा, तो ऐसे मुद्दों में आप अपनी कमियां जो छुपाते हो वो आपको नहीं छुपानी चाहिए। एक सटीक और परफेक्ट कानूनी सलाह के लिए आप सही बोलने का साहस रखें। जब तक आप अपने केस की अंदरूनी सच्चाई अपने वकील साहब को या ऑनलाइन कंसल्टेंसी के दौरान आप नहीं बताओगे तो उस दौरान कोई भी वकील आपके पक्ष में एक उचित कानूनी सलाह नहीं दे पाएगा। साथियों किसी भी मैटर में फर्जी पुलिस के फोन से डरे नहीं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति रुबाबदार आवाज में जोर से बोलता है, हेलो पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, मेरा नाम ये है, ये पद है और तुम्हारे खिलाफ ये रिपोर्ट है, तो एक आम आदमी डर जाता है। लोन वसूली के लिए भी यही होता है। जब भी आपको पुलिस वाला फोन करे, आप उसका नाम पूछिए, आप उसका पदनाम पूछिए, आपका उसका पुलिस स्टेशन पूछिए और ये पूछिए कि मैं मिलने के लिए आपसे कब आऊं और आपके पास क्या शिकायत है मेरे खिलाफ। ये पूछना आपका अधिकार है, और आप कहो कि मैं आपको पुलिस स्टेशन में आके मिलूंगा तो फर्जी पुलिस के फोन जब आते हैं ना, वो तुरंत ही आपके फोन काट देंगे। भाई आदमी तो पढ़ा लिखा है, इससे अपना रास्ता साफ नहीं होगा, अब कोई दूसरा रास्ता अपनाने पड़ेगा। तो फर्जी पुलिस से बात करने के लिए यही चीज है। और दूसरी बात, फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए और कहिए कि मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको जो कहना है कहो। ये पुलिस वाला फर्जी है तो आपसे बात ही नहीं कर पाएगा। तलाक के केस में जब पति या पत्नी दोनों पक्ष में से यदि कोई कोर्ट में हाजिर नहीं होगा तो क्या होगा? साथियों दो प्रकार के तलाक के मामले हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर है। एक है सेक्शन 13B, जहां दोनों पक्षकार साथ में आते हैं, तलाक की एप्लीकेशन लगाते हैं और अगली पेशी पर भी उनको आना होता है। अगर उनमें से कोई दूसरा पक्षकार अगली तारीख को या उसकी अगली तारीख को या अगली तारीख को भी लगातार उपस्थित नहीं होता है तो केस को डिस्पोज कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों की आपसी सहमति से तलाक है, कोर्ट यहां पर उनको नहीं बुलाएगी। अब दूसरा होता है सेक्शन 13 है, जहां एक पक्षकार तलाक का मुकदमा लगा रहा है और दूसरे पक्षकार को कोर्ट का नोटिस चला गया और नोटिस की प्रॉपर तामील होने पर भी यदि वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो पक्षकार कोर्ट में हाजिर हुआ है उसके बयान दर्ज करके उसके एफिडेविट को रिकॉर्ड पर लेकर एक्स पार्टी डाइवोर्स का ऑर्डर कर सकती है। तो पति पत्नी के तलाक किसी एक पक्ष के कोर्ट में हाजिर न होने पर यह प्रोसेस होता है।
साथियों, किसी व्यक्ति से आपने 10,000 रुपया उधार लिया और उसने आपका 10 लाख का चेक बाउंस करा के नोटिस भेज दिया। एक व्यक्ति जिसको आप जानते ही नहीं, उसने अपने खाते में आपका चेक बाउंस करा के आपको लीगल नोटिस भेज दिया और आपने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। यदि आपको झूठे चेक बाउंस का नोटिस आया है तो आपको उस नोटिस का सिरे से जवाब देना चाहिए और इस मामले में अपने चेक और स्टाम्प की मांग करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब उस व्यक्ति ने झूठा मुकदमा कर दिया है और आपको नोटिस दे दिया है और आपके नोटिस रिप्लाई पर उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तब आपको उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करनी चाहिए। अक्सर ये चीजें नहीं करके आप ये प्रमाणित कर देते हैं कि सामने वाला सही है और आप गलत है। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। जब भी आए कोई झूठा चेक बाउंस का नोटिस तो तुरंत करें रिप्लाई और ले एक्शन। पिता द्वारा अपनी संतान को बेदखल करने की एडवोकेट के माध्यम से जो नोटिस अखबार में दिया जाता है या जो आम सूचना अखबार में दी जाती है, उससे कोई भी बेटा अपने पिता की संपत्ति से बेदखल नहीं हो जाता है। बेदखल के लिए पूरी एक सिविल प्रक्रिया है, पूरा एक केस से गुजरना पड़ता है और उसके लिए कोर्ट में वाद संस्थित करना होता है। लेकिन अखबार में देने का मतलब यह है कि उन पिता ने अपनी संतान के बारे में अपनी जो राय है वो आम पब्लिक के साथ साझा कर दी है। यानी कि कल के बाद यदि कोई व्यक्ति उस बेटे से कोई भी संव्यवहार करता है, लिखा पढ़ी करता है, पैसों का लेन देन करता है, तो उसके लिए पिता ने अपने इरादों को सार्वजनिक कर दिया कि उसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है और कभी तुम मेरी चौखट पर उस चीज के लिए मत आना। केवल एकमात्र ये मकसद होता है बेदखल करने के लिए अखबार प्रकाशन। साथियों, आपने कोई भी लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया हो या अनसिक्योर्ड लोन लिया हो, और किन्हीं कारणों से आप उस लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर बैंक आपको बिना सूचना दिए, बिना आपको नोटिस दिए आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। यानी कि अगर आपकी किस्त बाउंस हुई, उसको सेक्शन 25 का मुकदमा करना है, चेक बाउंस करा के 138 का मुकदमा करना है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करनी है, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई करनी है, यहां तक कि लोन वसूली के लिए सिविल कार्रवाई करनी है। कोई भी कार्रवाई यदि बैंक आपके खिलाफ करना चाहती है तो वह डायरेक्ट नहीं कर सकती है। उसके लिए आपको बैंक बाकायदा लीगल नोटिस देगी, टाइम देगी, आपका पक्ष सुनेगी, उसके बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है, उससे पहले नहीं। साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। किसी भी इंश्योरेंस में नॉमिनी होना, किसी प्रॉपर्टी में नॉमिनी होना, किसी भी लाभ वाली जगह पर यानी कि लॉकर हो गया, कोई भी बेनिफिट वाली जगह पर यदि किसी व्यक्ति ने आपको नॉमिनी अपॉइंट कर दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उस सारी चीजों के मालिक आप हो गए। नॉमिनी अपॉइंट है तो नॉमिनी का दायित्व है कि उस चीज से जो भी बेनिफिट मिल रहा है वह वास्तविक उत्तराधिकारी तक पहुंच जाए। यानी कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे को बनाया अपने इंश्योरेंस का नॉमिनी और 10 लाख रुपए मिले। अब ऐसी स्थिति में वह 3 भाई बहन है और एक उसकी मां है। ऐसी स्थिति में 4 वास्तविक उत्तराधिकारी है, तो उन चारों उत्तराधिकारी का उस संपत्ति पर बराबर का हक होगा। तो आप समझ चुके होंगे, नॉमिनी का मतलब यह नहीं है कि वही असली मालिक हो गया। चेक बाउंस के मामले में जो एक्यूज्ड आरोपी होते हैं वह केवल एक ही बचाव लेते हैं कि मैंने तो चेक साइन करके दिया था, राशि मैंने नहीं भरी, तारीख मैंने नहीं भरी, अमाउंट मैंने नहीं भरा, और यह कह के वह सोचते हैं कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन ये उन्होंने कहा है। आपके वकील साहब ने जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो ये बात सामने वाले से उगलवा नहीं सके। तो मात्र ये कह देने से कि मैंने तो खाली चेक दिया था, और इस चीज को यदि आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाते हो तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मात्र ये कहने से आप इस मामले से बच जाएंगे। यदि आप ऐसा कहते हैं कि मैंने खाली चेक साइन करके दिया था, तो आपको इस चीज को प्रमाणित करना पड़ेगा और वो कंट्रोडिक्शन लाना पड़ेगा आपको बयानों के अंदर। और परिवादी से जब जिरह करते हैं आपके वकील साहब, उस समय मात्र चेक पर साइन करके दिए, सामने वाले ने मिसयूज किया, ऐसा कह के आप अपने केस से बच नहीं सकते।
जब भी कोई व्यक्ति वाहन खरीदता है, नया वाहन खरीदता है, चाहे मोटरसाइकिल खरीदे, स्कूटर खरीदे, कार खरीदे या ट्रक खरीदे, उस समय जब वाहन खरीदा जाता है तो उसका इंश्योरेंस किया जाता है, जो कि मैंडेटरी है। लेकिन 1 साल बीतने के पश्चात या नियत समयावधि बीतने के पश्चात जब उस वाहन का इंश्योरेंस खत्म हो जाता है तो कई लोग वाहन का इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं और कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो न केवल उन्हें अपितु सामने वाले पक्ष को भी गंभीर चोटें पहुंचती है और ऐसी स्थिति में कोर्ट केस और कानूनी उलझने सामने आती है। और वहां पर यदि सामने वाली किसी पार्टी, थर्ड पार्टी को यदि कोई बड़ा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी उस गाड़ी ओनर को, उस मालिक को करनी पड़ती है और जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए यह ध्यान रखिए कि भारत में हर वाहन जो रोड पे चल रहा है उनके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी किया गया और प्रत्येक वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम से कम होना ही चाहिए, यह ध्यान रखें। कोर्ट में यदि केस चल रहा है और उस केस में यदि आप आरोपी हैं तो क्या प्रत्येक पेशी पर आपका कोर्ट जाना अनिवार्य है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक पेशी पर आपको कोर्ट जाना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में जब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो आप अपने वकील साहब को पेशी से पहले सूचित करेंगे कि कल तारीख है और मैं इस कारण से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। ऐसी स्थिति में आपके वकील साहब द्वारा एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जाएगी कि किस कारण से आप कोर्ट में पेशी पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और कोर्ट में पेशी तारीख पर उपस्थित होने में आपको छूट प्रदान की जाए, जिसको कि हाजिरी माफी पेश करना भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप कोर्ट नहीं जाते हैं तो आपकी तरफ से आपके एडवोकेट अपने सिग्नेचर से एक हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश करते हैं। लेकिन जहां आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, यदि आप वहां पर उपस्थित नहीं होंगे और आपको 1, 2, 3 मौके मिल चुके हैं तो वहां आपकी बेल जंप की जा सकती है, यह ध्यान रखें। पत्नी ने कोई लोन लिया और पति को जानकारी नहीं दी या जानकारी दे दी और पति उस लोन में गारंटर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब पत्नी लोन नहीं चुका रही है तो क्या बैंक वालों द्वारा पति को उस लोन की भरपाई के लिए प्रेशर किया जा सकता है, उसको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है या पति से रिकवरी की जा सकती है? इस मामले में आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी बैंक और एनबीएफसी को यह पावर नहीं है कि यदि पत्नी ने लोन लिया है और पति उसकी गारंटी में नहीं है और पति को उस लोन से कोई लेना देना नहीं है और वह नहीं भरना चाहता है उस लोन को क्योंकि पत्नी नहीं भर रही है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी बैंक या एनबीएफसी या कोई भी रिकवरी पर्सन उस पति पर दबाव नहीं बना सकता है कि वह पति है, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वह उस लोन का भुगतान करे। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, जरूर ध्यान रखें और ऐसे वीडियो को शेयर। चेक बाउंस केस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है चेक बाउंस केस से संबंधित दस्तावेज। अब वो दस्तावेज क्या हो सकते हैं? जब 2 व्यक्तियों के बीच का लेन देन है और उसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं है तो ऐसी स्थिति में चेक, अनादरित चेक, रिटर्न मेमो, लीगल नोटिस जो एडवोकेट्स द्वारा दिया गया है, उसकी डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट। यदि डिलीवर नहीं हुआ, लिफाफा लौट के आया है तो रिटर्न लिफाफा जैसा पैक का आया वैसा का वैसा। इसके अलावा यदि यह माल विक्रय का मैटर है तो यहां पर इनवॉइस बिल, फर्म का रजिस्ट्रेशन लेटर, फर्म की पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि माल बेचा गया तो उससे संबंधित क्या माल बेचा गया उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी स्टोरी, इन सारे चीजों के आधार पर चेक बाउंस का केस चलता है। और यहां पर यदि छोटी सी भी गलती हुई तो उसका फायदा जो है वह एक्यूज्ड उठा सकता है और केस से उसको राहत मिल सकती है। बस उसको यह साबित करने की जरूरत है कि यह चेक मेरे द्वारा किसी विधिक दायित्व के भुगतान हेतु नहीं दिया गया है। साथियों, आपने कोई भी लोन लिया हो, चाहे सिक्योर्ड लोन लिया हो, अनसिक्योर्ड लोन लिया हो, और यदि आपने उस लोन को पूरा चुका दिया हो, चाहे ओटीएस के माध्यम से आपने सेटलमेंट करके चुका दिया हो या फिर आपने उस लोन की रेगुलर किस्तें भर के आपने चुका दिया हो या एक मुश्त भुगतान करके उस लोन को यदि चुका दिया है, तो आप उस लोन की एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि नो ड्यूज लेना न भूलें। यदि आप नो ड्यूज नहीं लेंगे और कोई छोटा मोटा अमाउंट यदि कल बाकी रह गया तो वह न केवल आपके सिविल में शो करेगा बल्कि आगे वाले आपके फाइनेंशियल जो क्रेडिट हिस्ट्री बनती है उसमें भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए यदि किसी भी लोन का आप भुगतान कर चुके हैं तो आप उस लोन की एनओसी जरूर लें, नो ड्यूज जरूर लें, नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें, नहीं तो आपके लिए भविष्य में मुसीबतें खड़ी हो सकती।
किसी मामले में किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी। अब आपके पास झूठी एफआईआर के खिलाफ साक्ष्य मौजूद है और वह साक्ष्य आप पुलिस को देना चाहते हैं। पुलिस ने आपको 41A का नोटिस दिया, लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट पुलिस को देना चाहते हैं, पुलिस वह डॉक्यूमेंट लेना नहीं चाहती है और आप जो अपना स्टेटमेंट नोट कराना चाहते हैं, पुलिस आपका स्टेटमेंट नोट नहीं कर रही है। जरूरत नहीं है कि हर मामले के अंदर एंटीसिपेटरी बेल ली जाए या एफआईआर क्वेश्चन के लिए दौड़ा जाए। इस मामले में यदि पुलिस आपके डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर नहीं लेती है और आपका स्टेटमेंट नहीं लेती है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना लिखित स्टेटमेंट टाइप करा के, अपने सिग्नेचर करवा के और अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके आप जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट आईओ के नाम पे पुलिस स्टेशन भेज दीजिए और उसकी एक कॉपी एसपी को भेज दीजिए। आप देखिएगा आपके डॉक्यूमेंट बाकायदा आपको पुलिस की पत्रावली में लगे हुए नजर आएंगे और उस चीज को पुलिस को रिकॉर्ड पर लेना पड़ेगा, चाहे मजबूरी में ही क्यों न ले। जब भी कोर्ट से समन या कोई नोटिस आता है तो लोग ये सोचते हैं कि हम इसको रवाना कर देते, नहीं लेते, तो क्या होगा, कोर्ट वापस भेजेगा। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी न सोचिए। यदि कोर्ट की तरफ से प्रॉपर तामील हो चुकी है और कोर्ट के रिकॉर्ड पे जा चुका है कि आपको नोटिस मिल चुका है या आपने लेने से मना कर दिया, आपने खुले रूप से ना कह दिया मुझे नोटिस नहीं लेना है, या फिर डाक से भेजा आपने जानबूझ के लौटा दिया, तो ऐसी स्थिति में यदि मामला सिविल नेचर का है तो यहां पर आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो सकता है और आपको मालूम ही नहीं कि नोटिस में था क्या। ऐसी स्थिति में आपको बड़ा गंभीर नुकसान हो सकता है। और यदि मामला आपराधिक प्रकृति का था जिसमें आपको समन भेजा गया था और आपने समन नहीं लिया, तो आपके खिलाफ बेलेबल वारंट या अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है, जहां पुलिस आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर सकती है। कोर्ट क्या होती है और सिविल कोर्ट में किन मामलों की सुनवाई होती है? तो सिविल कोर्ट वह कोर्ट होती है जिनमें सिविल मामलों की सुनवाई होती है। अब सिविल मामलों के अंदर प्रॉपर्टी के विवाद आ सकते हैं, लेन देन के विवाद आ सकते हैं, इसके अलावा कॉपीराइट के मैटर आ सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट के मैटर आ सकते हैं, पैसों का सामान्य लेन देन आ सकता है, डाइवोर्स केसेस के अंदर मतलब आपसी सहमति से तलाक या सेक्शन 13A के अंतर्गत, या फिर आप मान लीजिए बच्चों की कस्टडी हो गई, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के मामले हो गए। यानी कि ऐसे केस जिनके अंदर जब कोर्ट का निर्णय आएगा तो जेल जाने का आदेश नहीं दिया जाता है और उसमें सामने वाले पक्षकार को रिलीफ दिया जाता है, ऐसे सारे मामले सिविल मामले कहलाए जाते हैं और इन मामलों में सिविल कोर्ट की कार्रवाई चलती है और सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार प्रक्रिया होती है। ये बात अलग है कि उन ऑर्डर के एग्जीक्यूशन न करने पर सिविल कारावास का प्रावधान होता है, जो अपने आप में एक अलग चीज है। आपके खिलाफ कोई सिविल केस चल रहा है और उस सिविल केस में यदि आपके खिलाफ कोई ऑर्डर हो गया तो क्या आपकी सरकारी नौकरी या पुलिस वेरिफिकेशन पर कोई असर पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि सिविल केस का और उसके ऑर्डर का सरकारी नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात अलग है कि उस सिविल केस के एग्जीक्यूशन के अंतर्गत यदि आपको सजा होती है 24 घंटे से ज्यादा, यदि आप जेसी वगैरह में रहते हैं तो बात अलग है। बाकी सिविल केस के मैटर में, चाहे वो डाइवोर्स का मैटर हो गया, चाहे वो पेमेंट लेन देन का मैटर हो गया, चाहे बच्चों की कस्टडी का मैटर हो गया, चाहे कंज्यूमर कोर्ट का मैटर हो गया, चाहे सामान्य लेन देन से संबंधित, कॉपीराइट संबंधित, ऐसे कोई भी मामले हो जिसमें यदि आपके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर हो भी जाता है, प्रतिकूल आदेश हो भी जाता है, तो उस ऑर्डर का आपकी सरकारी नौकरी या पुलिस वेरिफिकेशन कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह सरकारी नौकरी पर केवल और केवल क्रिमिनल केसेस का इफेक्ट रहता है। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। सरकारी नौकरी की चाह भी है और एक पुत्र संतान की चाह भी। ऐसी स्थिति के अंदर जब पहले से 2 लड़कियों ने जन्म लिया हुआ होता है तो सरकारी नौकरी की चाह वाला ये सोचता है कि एक संतान और हो जो पुत्र हो, या फिर किन्हीं कारणों से तीसरी संतान का जन्म। और ऐसे समय वह युवक सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी के अंदर तीसरी संतान का क्या करूं, तो इसका मैं गोदनामा लिख देता हूं, दत्तक ग्रहण विलेख लिख देता हूं और उसको रजिस्टर्ड करा देता हूं, तो मेरी 2 ही संतान रहेगी, तो मुझे नौकरी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भले ही आप अपने संतान को दत्तक अपने भाई को दे दो, किसी रिश्तेदार को दे दो, लेकिन वह उसके जैविक पिता आप कहलाए जाएंगे और आपके रिकॉर्ड में 3 संतान गिनी जाएगी। और अगर आप इस बात को छुपा भी देते हो तो कल जब कोई शिकायत होगी तब आप पर गाज गिर सकती है। सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट
एक जमाना था जब हम लोन लेते थे तो महीने की जो मासिक किस्त है उसका भुगतान करने के लिए बैंक जाते थे और बैंक के लंबे काउंटर पर लगकर हम हमारी ईएमआई यानी कि मासिक किस्त का भुगतान करते थे। समय में बदलाव आया, फिर उसके बाद चेक लिए जाते थे, चेक लगा के बैंक वाले अपना पैसा ले लेते थे और एक समय ऐसा आया इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यानी कि ईसीएस, एनएससीएच ऑटो डेबिट के माध्यम से हर महीने की निश्चित तारीख को आपके बैंक खाते से लोन की किस्त कट जाती है। ऐसी स्थिति में जब आपके लोन की किस्त बाउंस होती है तो वहां पर सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर केस चलाया जा सकता है। यानी कि मंथली किस्त बाउंस हुई और कंपनी या बैंक या एनबीएफसी उस राशि को वसूल करना चाहती है तो उसे सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करनी होगी। उसका जो सारा प्रोसेस है वह 138 एनआई एक्ट के प्रोसेस पर चलता है। साथियों, जब भी पति पत्नी के बीच विवाद होते हैं तो वह ये सोचते हैं कि हम आपसी सहमति के लिए कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में तलाक का दावा लगाएंगे, वहां तारीख मिलेगी, अगली तारीख को फिर जाना पड़ेगा, बयान होंगे और उसके बाद कोर्ट की डाइवोर्स की डिक्री आएगी। तो क्यों नहीं हम स्टाम्प पर ही तलाक ले लें। और कई बार 500 रुपए के 2 स्टाम्प खरीद के वहीं पर विवाह विच्छेदनामा करके एक इकरार तैयार कर लेते हैं। लेकिन ऐसे इकरार, ऐसे तलाकनामे, ऐसा विवाह विच्छेद का एग्रीमेंट कानूनन मान्य नहीं है। स्टाम्प पर लिया गया तलाक और स्टाम्प पर की गई शादी दोनों की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इसीलिए आपको इस प्रकार की लिखापढ़ी और एग्रीमेंट से बचना चाहिए। ये बात अलग है कि आप एग्रीमेंट करके कुछ टाइम बाद केस फाइल करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार के तलाक को अगर आप डाइवोर्स मान लेते हैं, कानूनी डाइवोर्स मान लेते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रोडक्ट खरीदने के नाम पे, सर्विसेज के नाम पर कोई कोताही होती है, कोई कमी बरती जाती है या कोई डिस्प्यूट होता है तो वह कंज्यूमर कोर्ट जाता है। तो कंज्यूमर कौन है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैंने मेरे ऑफिस के अंदर मैंने कोई एसी लगाई और उसको मैं यूज कर रहा हूं लेकिन वह कमर्शियल पर्पज से यूज कर रहा हूं तो मैं उसका कंज्यूमर नहीं हुआ। मैंने कोई वाहन खरीदा और उस वाहन को मैं टैक्सी पर्पस से यूज कर रहा हूं और उससे मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं तो मैं कंज्यूमर नहीं हुआ। कहने का मतलब जो चीज आप अपने व्यक्तिगत यूज में, अपने परिवार के यूज में यानी कि डोमेस्टिक यूज में ले रहे हैं, वहां पर आपने उस चीज की कीमत अदा की है तो वहां पर आप उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर हुए। तो ऐसी स्थिति में आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन दूसरी स्थितियों में आपको सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा, तभी आपको रिलीफ प्राप्त हो सकती है। यदि आपने अपने केस में कोई वकील कर रखा है और आपको उस वकील से संतुष्टि नहीं है, आपको लगता है कि वह दूसरी पार्टी से मिल गए हैं या फिर केस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं और आप दूसरा वकील अपॉइंट करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको अपने पहले वाले वकील साहब से मिलकर एनओसी लेनी पड़ेगी। वह अनापत्ति प्रमाण पत्र देंगे और उस अनापत्ति प्रमाण पत्र को ले जाकर आप दूसरे एडवोकेट को देकर उन्हें अपना एडवोकेट हायर कर लेते हैं। कोई भी जेन्युइन वकील बिना एनओसी के किसी दूसरे के केस में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और एनओसी प्राप्त होने पर वह आपके केस को लीड करते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि केस उसी स्टेज से आगे बढ़ेगा जिस स्टेज पर आ चुका है। यह नहीं कि एनओसी दे दी तो केस प्रारंभ से शुरू हो जाएगा। तो एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वकील साहब देते हैं, जिसको लेकर आप अपने केस में नया वकील अपॉइंट कर सकते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण फ्रॉड हो रहा है और इस चीज से सावधान रहिए। सावधान ये रहिए कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर आपको कैशबैक मिला है या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सामने वाला आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, कीमत तय हो जाती है और आपको कहा जाता है कि आपको हम एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक को क्लिक कर लीजिए, ओके कर लीजिए और पेमेंट आपको मिल जाएगा। साथियों, ये ध्यान रखना है कि पेमेंट ट्रांसफर यदि सामने वाला करना चाहता है तो केवल आपका स्कैनर उसको भेज देना काफी है या आपका मोबाइल नंबर उसको दे देना काफी है। उसके लिंक को क्लिक करोगे मतलब वो आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है कि 8,000 रुपए मुझे भेजो और आप उसको ओके कर रहे हो। यहां बहुत बड़ी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको भुगतान करना चाहता है तो आपके क्यूआर कोड की जरूरत है या फिर आपके मोबाइल नंबर की जरूरत है। उसके दिए हुए किसी लिंक को क्लिक करके ओके करके पिन न डाले, वरना आपके खाते से पैसा कट जाएगा और यह फ्रॉड सर्वाधिक हो रहा है। वीडियो शेयर जरूर करें।
आपने कोई लोन लिया और आपकी किस्तें बाउंस हो रही है, आप लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हो और बैंक के, वकील के या कोर्ट के नोटिस आपके घर पे आ रहे हैं और आप उन लिफाफों को बड़ा सजा हुआ जैसा है वैसा का वैसा लेके रख देते हो, तो साथियों आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। यदि आपको कोई भी लीगल नोटिस आया है, कोर्ट नोटिस आया है, तो आपको उस नोटिस को खोलना है और देखना है कि वो नोटिस सेक्शन 25 द पेमेंट ऑफ सेटलमेंट एक्ट का है या 138 एनआई एक्ट का है या फिर आर्बिट्रेशन का नोटिस है या लोन रिकॉल नोटिस है या सरफेसी एक्ट का नोटिस है। जिस प्रकार का नोटिस है उस प्रकार के नोटिस का जवाब उस तरीके से दिया जाना चाहिए, और यदि आप लापरवाही करोगे तो हो सकता है कि या तो आपकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाए या फिर आपको कभी पुलिस उठाकर ले जाए और कोर्ट में आपको पेश करें। कभी आपके खिलाफ अवार्ड हो सकता है तो कभी कोई दूसरी चीज हो सकती है। इसीलिए जब भी कोई नोटिस आए ना तो एडवोकेट से राय जरूर लें। चेक बाउंस का नोटिस आया, मैंने किसी पार्टी को चेक दिया था, उसने खाते में लगाया और चेक बाउंस हो गया, ऐसा उसने मुझे नोटिस भेजा है। लेकिन जब मैंने मेरे बैंक अकाउंट को चेक किया तो मेरे बैंक में चेक बाउंसिंग का कोई भी चार्ज नहीं कटा था। तो जाहिर सी बात है कि उसने ऐसे ही नोटिस भेज दिया, मेरे खाते में तो बाउंसिंग का कोई चार्ज कटा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या उसका नोटिस फेक है? जी नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। यदि किसी एडवोकेट ने आपको कोई लीगल नोटिस भेजा है तो बाकायदा उन्होंने चेक और रिटर्न मेमो दोनों को अच्छी तरह टैली करके चेक करके आपको नोटिस भेजा है। और यदि किसी कारण से आपके बैंक से चार्जेस नहीं कटे हैं तो हो सकता है कि सामने वाले ने, जिसने अपने खाते में इस चेक को प्रेजेंट किया, उसका बैंक और आपका बैंक एक ही है। तो ऐसी स्थिति में बाउंसिंग चार्जेस नहीं भी कटते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान ये सोचता है कि चेक बाउंस का चार्ज नहीं कटा, इसका मतलब यह चेक बाउंस हुआ ही। पिता की प्रॉपर्टी पर कब बेटे को उसका हक नहीं मिलेगा? अब ये क्या बात हुई? पिता की प्रॉपर्टी पर बेटे को हक नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? लेकिन पिता ने यदि कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल्फ अर्निंग से बनाई है, खुद ने कमा के बनाई है, बेटा उसके कहने में नहीं है और पिता उसको संपत्ति में हिस्सा देना नहीं चाहते हैं और मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत तैयार कर दी या अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया या बेच दिया, ये उनका पूरा अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में बेटे को पिता की प्रॉपर्टी पर कोई भी हक नहीं मिलेगा। लेकिन जो मॉरिशस प्रॉपर्टी है, जो बाप दादों से विरासत में चली आ रही है, उस प्रॉपर्टी पर कोई भी पिता अपने बेटे को बेदखल नहीं कर सकता है, क्योंकि जन्म लेते ही उस प्रॉपर्टी में उसका अधिकार, उसके हक और उसका हित ऑलरेडी निहित है, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। पति की आमदनी का कितना भरण पोषण पत्नी को मिलेगा? यानी कि पति 1 लाख रुपए कमा रहा है और पत्नी ने भरण पोषण का दावा कोर्ट में किया, तो पत्नी को प्रति महीना कितने रुपए का ऑर्डर हो सकता है? तो साथियों यहां पर यह जरूर है कि रजनीश बनाम नेहा की अनुपालना में जो शपथ पत्र पेश किए जाते हैं उसमें यह देखा जाता है कि पति ने अपनी इनकम क्या शो की है और पत्नी ने अपने आप को क्या बताया। क्या पत्नी वास्तव में बेरोजगार है या छोटा मोटा काम वो भी कर रही है? यदि वो छोटा मोटा काम कर रही है, 2 पैसा वो कमा रही है, तो ऑर्डर छोटा भी हो सकता है। और यदि पत्नी बिल्कुल ही बेरोजगार है, उसके भरण पोषण की कोई व्यवस्था उसके पास नहीं है और पति की इनकम यदि वास्तव में 1 लाख रुपए की है, तो ऐसी स्थिति में 20% 25% तक के आसपास का ऑर्डर कोर्ट द्वारा जो व्यक्ति की सकल आय है, यानी कि जो उसके पास बचेगा इनकम का भाग, उसमें से पत्नी को कोर्ट द्वारा दिलाया जा सकता है। नमस्कार सर, मैं फोन पे के हेड ऑफिस से बोल रहा हूं और आपको कैशबैक मिला है। आपको 8,000 रुपया कैशबैक मिला है, तो क्या आप कैशबैक लेने के इंटरेस्टेड हैं? ऐसे ही फोन आपको न केवल फोन पे, गूगल पे यानी कि पेटीएम और कहीं से भी आ सकते हैं, जहां पे आपको ये लुभावना लालच दिया जाएगा कि आपका कैशबैक ऑफर है या फिर आपका कोई प्राइस खुला है, कोई लॉटरी खुली है, तो क्या आप लेना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, पार्टी कहती है यस। फिर वो आपको भेज देते हैं क्यूआर कोड और कहते हैं इसको ओके कर लो, आपको इतनी राशि क्रेडिट हो जाएगी। जब आप उस क्यूआर कोड को देखेंगे तो ये देखेंगे कि वो 8,000 रुपए आपको पे नहीं कर रहा है, बल्कि खुद रिसीव कर रहा है और आपको ओके करके अपना पिन डालना है और आपके खाते में यदि बैलेंस है तो उस व्यक्ति के खाते में चला जाएगा। ऐसे फ्रॉड से सावधान रहे, ऐसे ठगों से सावधान रहे, वरना जिंदगी का जमा किया हुआ पैसा चला जाएगा। नमस्कार सर,
मैं फोन पे के हेड ऑफिस से बोल रहा हूं और आपको कैशबैक मिला है। आपको 8,000 रुपया कैशबैक मिला है, तो क्या आप कैशबैक लेने के इंटरेस्टेड हैं? ऐसे ही फोन आपको न केवल फोन पे, गूगल पे यानी कि पेटीएम और कहीं से भी आ सकते हैं, जहां पे आपको ये लुभावना लालच दिया जाएगा कि आपका कैशबैक ऑफर है या फिर आपका कोई प्राइस खुला है, कोई लॉटरी खुली है, तो क्या आप लेना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, पार्टी कहती है यस। फिर वो आपको भेज देते हैं क्यूआर कोड और कहते हैं इसको ओके कर लो, आपको इतनी राशि क्रेडिट हो जाएगी। जब आप उस क्यूआर कोड को देखेंगे तो ये देखेंगे कि वो 8,000 रुपए आपको पे नहीं कर रहा है, बल्कि खुद रिसीव कर रहा है और आपको ओके करके अपना पिन डालना है और आपके खाते में यदि बैलेंस है तो उस व्यक्ति के खाते में चला जाएगा। ऐसे फ्रॉड से सावधान रहे, ऐसे ठगों से सावधान रहे, वरना जिंदगी का जमा किया हुआ पैसा चला जाएगा। स्थायी वारंट, स्टैंडिंग वारंट, लाल शाही का वारंट या मफरूरी क्या होता है? किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोर्ट ने उसको समन किया, बेलेबल वारंट जारी किया, अरेस्ट वारंट जारी किया और कोर्ट को जब लगा कि यह व्यक्ति कोर्ट की तामील से बच रहा है और रूपोश हो रहा है, यानी कि कोर्ट में अपीयर ही नहीं होना चाहता है, ऐसी स्थिति में कोर्ट उस व्यक्ति को मफरूर यानी कि भगोड़ा घोषित करती है और उसके खिलाफ लाल शाही में वारंट जारी करती है, जिसकी कोई डेट नहीं होती है। यानी कि जब भी व्यक्ति जहां मिले, जैसे मिले, उसको अरेस्ट करके कोर्ट लाओ। और स्थायी वारंट के मैटर में पुलिस उस मामले में तुरंत कार्रवाई करती है, क्योंकि किसी भी पुलिस थाने के अंदर जितने स्थायी वारंटी होंगे, इसका मतलब उस पुलिस थाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो खराब माना जाता है। तो और मूल रूप से स्थायी वारंटी को त्योहारों के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में और वार त्योहार पर मुख्य रूप से उठाया जाता है, तो ये होता है स्थायी वारंट। स्थायी वारंट, स्टैंडिंग वारंट, लाल शाही का वारंट या मफरूरी क्या होता है? किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोर्ट ने उसको समन किया, बेलेबल वारंट जारी किया, अरेस्ट वारंट जारी किया और कोर्ट को जब लगा कि यह व्यक्ति कोर्ट की तामील से बच रहा है और रूपोश हो रहा है, यानी कि कोर्ट में अपीयर ही नहीं होना चाहता है, ऐसी स्थिति में कोर्ट उस व्यक्ति को मफरूर यानी कि भगोड़ा घोषित करती है और उसके खिलाफ लाल शाही में वारंट जारी करती है, जिसकी कोई डेट नहीं होती है। यानी कि जब भी व्यक्ति जहां मिले, जैसे मिले, उसको अरेस्ट करके कोर्ट लाओ। और स्थायी वारंट के मैटर में पुलिस उस मामले में तुरंत कार्रवाई करती है, क्योंकि किसी भी पुलिस थाने के अंदर जितने स्थायी वारंटी होंगे, इसका मतलब उस पुलिस थाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो खराब माना जाता है। तो और मूल रूप से स्थायी वारंटी को त्योहारों के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में और वार त्योहार पर मुख्य रूप से उठाया जाता है, तो ये होता है स्थायी वारंट। चेक बाउंस में काउंटिंग का खेल, दिनों का खेल, यानी कि किसी ने आपको चेक दे दिया, अब आपने चेक बैंक में डाल दिया, बैंक से बाउंस हो गया, आपको रिटर्न मेमो मिल गया, रिटर्न मेमो के ऊपर तारीख देख लो, उस तारीख से 30 दिन उंगलियों पे गिन सकते हो, 30 दिन के भीतर आपको नोटिस भेजना जरूरी है। अब आपने 30 दिन के अंदर नोटिस भेज दिया, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकालो, जिस दिन उसको डिलीवर हुआ 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो। फिर 16वें दिन से लेकर 45 दिन के अंदर आपको कोर्ट में केस फाइल करना जरूरी है, यदि पैसा सामने वाले नहीं दिया तो। इन दिनों में आपने यदि एक दिन की भी कमी पेशी की तो आपका केस खारिज हो सकता है क्या, हो जाएगा, क्योंकि चेक के अंदर सबसे बड़ी बात दिनों का खेल ही है। चेक बाउंस में काउंटिंग का खेल, दिनों का खेल, यानी कि किसी ने आपको चेक दे दिया, अब आपने चेक बैंक में डाल दिया, बैंक से बाउंस हो गया, आपको रिटर्न मेमो मिल गया, रिटर्न मेमो के ऊपर तारीख देख लो, उस तारीख से 30 दिन उंगलियों पे गिन सकते हो, 30 दिन के भीतर आपको नोटिस भेजना जरूरी है। अब आपने 30 दिन के अंदर नोटिस भेज दिया, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकालो, जिस दिन उसको डिलीवर हुआ 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो। फिर 16वें दिन से लेकर 45 दिन के अंदर आपको कोर्ट में केस फाइल करना जरूरी है, यदि पैसा सामने वाले नहीं दिया तो। इन दिनों में आपने यदि एक दिन की भी कमी पेशी की तो आपका केस खारिज हो सकता है क्या, हो जाएगा, क्योंकि चेक के अंदर सबसे बड़ी बात दिनों का खेल ही है। मैंने एनबीएफसी से लोन लिया ही नहीं, फिर भी मेरे नाम पर लोन दिखा रहा है,
और मेरे घर पर नोटिस आ गया। साथियों, एक के साथ नहीं, हजारों लोगों के साथ ये घटनाएं हुई है कि उन्होंने किसी बैंक से, एनबीएफसी से, किसी कंपनी से लोन लिया ही नहीं, फिर भी उनके नाम पे लोन है। तो ऐसा क्यों? तो धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं लोग। आप भी आज ही पैसाबाजार.com पे जाए या फिर अपने गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से अपने सिविल रिपोर्ट को चेक करें। हो सकता है आपके नाम पर भी कोई फर्जी लोन, तो सावधान रहे, अपना सिविल स्कोर चेक करें, और यदि आपके नाम पर भी कोई ऐसा लोन है जो कि आपने लिया ही नहीं, तो तुरंत कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा न केवल आपका सिविल स्कोर खराब होगा, आज नहीं तो कल आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी और आप ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे तो जानकारी नहीं। क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद कोई लड़की ये कह सकती है कि मुझे उठा के ले गए, मुझे कुछ खिला दिया, मुझे मैं नशे में ले जाके शादी करा दी और मेरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना लिया? क्या कोई लड़की इस तरीके के बयान दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, लेकिन उन बयानों की कोई वर्थ नहीं है। यदि आपने लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज की है तो मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जब उस सर्टिफिकेट पे हस्ताक्षर किए जाते हैं या डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करते हैं, उससे पहले बाकायदा एफिडेविट डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं और लड़की के बयान भी लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि कोई लड़की कोर्ट मैरिज करने के बाद, रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ये कह दे कि मुझे नशे में ले गए, मुझे दबाव में ले गए, मुझे धमकाया, तो इन चीजों का कोई भी मायना नहीं है और लड़के के ऊपर किसी भी प्रकार के फेक केस दर्ज नहीं हो सकते। हमारे एक व्यूअर का सवाल है कि क्या पुलिस बिना वारंट के हमें गिरफ्तार कर सकती है? तो देखिए, संज्ञेय मामले में पुलिस को बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। असंज्ञेय मामलों के अंदर पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन यह ध्यान रखिए कि सीआरपीसी के अंदर जो 107, 151 की कार्रवाई है, जहां पुलिस को यह प्रतीत हो कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है या शांति भंग करने का कोई कृत्य उसने कारित किया है, ऐसी अवस्था में भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अपने अधिकारों को जानिए और इसी प्रकार के कई लीगल शॉर्ट वीडियो हमारे इस चैनल पे पोस्ट है। आप चैनल पे विजिट करके हमारे इस तरह के वीडियो देखकर अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमें एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यदि आपके खिलाफ कोर्ट में कोई मुकदमा है, कोर्ट ने आपको समन किया है या वारंट भेजा है और आप जमानत के लिए कोर्ट पहुंचते हैं, वहां एक जमानती की जरूरत होती है जो कोर्ट के निर्देशानुसार 15,000, 25,000 या 50,000 का अपना बेल बॉन्ड प्रस्तुत करता है। अब जिस शहर में आप अपनी जमानत देना चाहते हैं वहां पर आपको कोई जमानत ही नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में कोई रिश्तेदार है लेकिन उससे आप अनुनय विनय नहीं करना चाहते, तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि कोर्ट जितनी राशि का बेल बॉन्ड चाहता है उतनी राशि आप न्यायालय के अंदर जमा कराने के लिए तैयार है और वह राशि आप जमा करा देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जमानती की आवश्यकता नहीं होगी और वह राशि कोर्ट में जमानत के तौर पे जमा होगी और आपको रिहा कर दिया जा सकता है। क्या पति पत्नी से भरण पोषण ले सकता है? यदि पति किन्हीं विशिष्ट कारणों के चलते असमर्थ है और अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में पत्नी समर्थ है, उसके पास आजीविका के अच्छे स्रोत है, उसकी अच्छी अर्निंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पति जो कि अपने भरण पोषण के लिए किन्हीं विशिष्ट कारणों से असमर्थ है, वह 125 सीआरपीसी की तर्ज पर ही न्यायालय के अंदर भरण पोषण का वाद दायर करके वह अपनी पत्नी से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। भरण पोषण कानून का मतलब यह नहीं है कि केवल पत्नी ही पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। विशिष्ट परिस्थितियों में पत्नी के समर्थ होने पर पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है और प्राप्त कर सकता है। बार बार कहता हूं और एक बार फिर कहता हूं, आपके हाथ में मोबाइल फोन है जिसके अंदर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और आपकी मोबाइल बैंकिंग ऐप है। पैसाबाजार.com साइट पर भी जाकर आप अपनी सिबिल चेक कर सकते हैं। अपनी सिबिल चेक कीजिए कि आपके नाम पे कोई फर्जी लोन तो नहीं है।
आपको पता ही नहीं है और आपके नाम पे लोन चल रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके घर पे लीगल नोटिस आएगा और आप शॉक्ड हो जाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्होंने जहां से लोन नहीं लिया, छोटा मोटा लोन उनके बैंक अकाउंट में, उनके सिबिल में दिख रहा है और उनकी सिबिल बिगड़ती जा रही है। और भविष्य में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा जब आपकी सिबिल खराब होगी। तो अगर आपके खिलाफ कोई लोन हुआ है तो उस कंपनी के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कराए, वरना भविष्य में आपको कहीं ऐसा नहीं हो कि उस लोन राशि का भुगतान आपको करना पड़ जाए। लोन के मैटर में हमने कई वीडियो पोस्ट कर रखे हैं और उनको देखकर कई लोगों के फोन आते हैं कि सर हमको पुलिस और वकील के फोन आते हैं और हमको धमकाया जाता है। तो साथियों, एक बार फिर मैं इसी चीज को क्लियर करूंगा कि लोन की वसूली रिकवरी एजेंट का काम पुलिस और वकील का नहीं है। तो आपको जो भी पुलिस का फोन आया है, जो भी वकील का फोन आया है, वो सारे फोन फर्जी है। क्योंकि इन एनबीएफसी वालों की ये वैल्यू तो नहीं है कि वो पुलिस को भी सैलरी दे और वकील को भी सैलरी दे और अपने सिस्टम पर रखे कि वो आपसे रिकवरी करे। यानी कि ऐसे आने वाले तमाम फोन जो आपको पुलिस के नाम पे धमकाए, जो आपको वकील के नाम पे धमकाए, हड़का दीजिए, 12 बजा दीजिए उनकी फोन पे, ताकि दूसरी बार आपको फोन करने की हिम्मत वो नहीं करे। कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति का फोन आया जिसका सरनेम था जैन, और वो कहे कि सर मुझे अपना सरनेम बदलना है और अपना सरनेम मीणा करना है। मैंने जब इसकी तह में जाने की कोशिश की, भाई आपको ऐसा क्यों करना है, कि सर मुझे आरक्षण का लाभ लेना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपने निजी स्वार्थ के लिए आप धर्म बदलो, जाति बदलो, रिश्ते बदलो, कुछ भी कर लो, लेकिन धर्म बदलने से, जाति बदलने से आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम धर्म बदल देंगे, हम अपना सरनेम बदल देंगे, हम अपनी जाति बदल देंगे और खुद को हम ये कहलवाएंगे तो हमको आरक्षण का लाभ मिलेगा, हमको गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दिमाग में ये कचरा भरा हुआ है तो इसको बिल्कुल भी निकाल दीजिए आप। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B, यानी कि आपसी सहमति से पति और पत्नी यदि दोनों ही तलाक लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है एक का मतलब हो गया 1 वर्ष, यानी कि उनकी शादी को 1 साल से अधिक का समय हो चुका हो और 1 साल से वह दोनों अलग अलग निवास पर रह रहे हो, यानी कि अलग अलग रह रहे हो, दोनों साथ में नहीं रह रहे हो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बीच जो भी विवाद, जो भी डिस्प्यूट, स्त्रीधन को लेके, भरण पोषण को लेके, बच्चों की कस्टडी को लेके, कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है उसको लेके, जो भी डिस्प्यूट है उनको आपस में सॉल्व करके ही कोर्ट में आना है। यानी कि इन सारी चीजों को क्लियर करने के बाद वह आपसी सहमति पर तलाक लेना चाहते हैं तो 13B के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। चेक बाउंस का जमानती वारंट आया और जमानती वारंट में लिखा था कि 5000 के जमानत मुचलके हो तो इनको रिहा कर दिया जाए, और कोर्ट की पेशी तारीख मुझे बता दी। मैं कोर्ट आ गया जमानत कराने के लिए, तो क्या वह 5000 की जो जमानत मुचलके की राशि है क्या मुझे कोर्ट में जमा करानी पड़ेगी? हमारे एक व्यूअर का सवाल था ये। तो ध्यान रखिए, कोर्ट में आपको कोई जमानत राशि जमा नहीं करानी है। कोर्ट जमानत का आदेश करेगा और जितनी राशि की जमानत का आदेश करेगा केवल आपको एक जमानती पेश करना है, और जमानती को एक ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करेगा जिससे वह साबित करेगा कि मेरी वैल्यू 15,000, 20,000 या 25,000 की है और मेरी जमानत पर इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तारीख पेशी पर यह न्यायालय में नियत समय पर उपस्थित रहेगा। तो जमानत मुचलके की कोई राशि इस स्थिति में आपको कोर्ट में जमा नहीं करानी होती। साथियों, पुलिस थाने के अंदर दिए गए बयान कभी भी कोर्ट में मान्य नहीं होते। यदि पुलिस थाने में दिए गए बयान कोर्ट में मान्य होते तो पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल करते ही कोर्ट द्वारा सीधे ही एक्यूज्ड को सजा सुना दी जाती। यह माना जा सकता है कि पुलिस द्वारा दबाव में लाकर, प्रेशर करके और मारपीट करके या फिर पूरी तरीके से प्रताड़ित करके उनके बयान लिखे गए हों। ऐसी स्थिति में
जो पुलिस में भले ही आपने बयान दे दिए हैं, लेकिन जब केस की ट्रायल चलती है तो केस के दौरान आपके बयान कोर्ट में भी होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें कि पुलिस थाने में दिए गए बयान कोर्ट में मान्य नहीं है, और कई गवाह पुलिस थाने में दिए गए गवाहों से मुकर भी जाते हैं और ये कहते हैं कि हमने इस प्रकार के बयान दिए ही नहीं, हम पुलिस में हमने ऐसे बयान दिए ही जो पुलिस में लिखे हुए इन्होंने जबरदस्ती लिख लिए, या XYZ जो भी उनको कहना हो, क्योंकि पुलिस थाने में दिए गए बयान कोर्ट में बिल्कुल भी मान्य नहीं है। साथियों, पति पत्नी के बीच में जब विवाद गहराते हैं तो 125 CRPC यानी कि भरण पोषण यानी कि गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस पाने के लिए पत्नी पति के खिलाफ केस फाइल करती है। और जब पत्नी केस फाइल करती है तो बताती है कि मेरे पति की इनकम 50,000 है, लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, और पति आके कोर्ट में कहता है कि साहब मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे पास तो 1 रुपया कौड़ी, मैं इसको भरण पोषण नहीं दे सकता हूं। ऐसी स्थिति में पत्नी वास्तव में असमर्थ है और अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है, तो उस बेरोजगार पति को भी भरण पोषण दिए जाने का कोर्ट आदेश देगी कि वह भले ही बेरोजगार है लेकिन उसे अपनी पत्नी को भरण पोषण देना पड़ेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। खुद को बेरोजगार बताकर कोई व्यक्ति भरण पोषण के दायित्व से नहीं बच सकता है। क्या कोई तलाकशुदा महिला, डाइवोर्सी वुमन अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है? जी हां, बिल्कुल, कोई भी तलाकशुदा महिला, डाइवोर्सी वुमन अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है यदि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, यदि वह किसी अच्छी जॉब पर नहीं है, यदि उसने दूसरी शादी नहीं की है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि उसने डाइवोर्स के दौरान अपने भरण पोषण का त्याग नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में डाइवोर्स के बाद भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है और सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 125 CRPC के अंतर्गत वह अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती। किसी व्यक्ति की बिना वसीयत किए मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में उसकी जो स्वअर्जित संपत्ति है या विरासत से आ रही संपत्ति है उसमें किसको हक मिलेगा और कितना कितना मिलेगा। देखिए, कोई व्यक्ति निर्वसियत मृत्यु हो जाती है, बिना कोई वसीयत किए मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी 3 संतान है और पत्नी है तो ऐसी स्थिति में इन चारों को एक समान हक और हिस्सा मिलेगा और बंटवारा होगा। मतलब इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि सारी प्रॉपर्टी माता को चली गई, बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि बच्चे अपनी रिलीज डीड तैयार कर ले और सारी संपत्ति माता के नाम ट्रांसफर कर दे, या बहनें अपना हक त्याग कर दे और प्रॉपर्टी अपने भाई को सुपुर्द कर दे। बाकी नियम तो यही है, कायदा और कानून तो यही है कि पत्नी सहित उनके जितने बच्चे हैं उनका समान हक उस प्रॉपर्टी में रहता है। अक्सर महिलाओं का ये सवाल रहता है कि यदि हम पति के खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा फाइल करेंगे तो यदि हम 50,000 रुपए मांगते हैं तो क्या हमें 50,000 मिल जाएंगे? क्योंकि हमने अपने परिवार में लिखा है कि पति 1 लाख रुपया कमाता है। तो आपके लिख देने से कुछ नहीं होगा। पति की जो आय रिकॉर्ड पे आएगी, पति की आय का 20 से 25% की राशि आपको बतौर भरण पोषण मिल सकती है, और उसके साथ यदि बच्चे का भरण पोषण भी जुड़ा हुआ है तो मैक्सिमम 20 से 35%, तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 20 से 35% के बीच की राशि भरण पोषण के रूप में न्यायालय द्वारा दिलाए जाने का ऑर्डर किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं हो। साथियों, अक्सर आपने सुना होगा और लोग कहते भी हैं कि हमने बैंक से लोन लिया और वकील फोन करके धमका रहे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से क्लियरली कहता हूं कि लोन का वकील से कोई संबंध नहीं होता है। लोन की वसूली के नाम पर कुछ फर्जी रिकवरी बंदे फोन करके वकीलों के नाम पर धमकाते हैं, जबकि वो वकील होते ही नहीं है। ये बात अलग है, कई बार उनके लॉयर्स, जो पैनल लॉयर्स होते हैं, जो कंपनी ने अपॉइंट कर रखे हैं, जो एडवोकेट नहीं है, वकील नहीं है,
उनके एलएलबी की डिग्री करके नौकरी पे लग गए, उनके माध्यम से फोन करवा देते हैं और वो खुद को वकील बता देते हैं। ध्यान रखिए, यदि कोई कहे कि मैं वकील हूं, आपने ये लोन नहीं भरा है, मैं आपके ऊपर ये कार्रवाई कर रहा हूं, तो मान लीजिए वो कॉल फर्जी है, क्योंकि वकील सीधी लीगल कार्रवाई करता है और उसको कोई बात करनी होगी तो आपको सीधा लीगल नोटिस देगा, फोन बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन कोर्ट मैरिज कैसे होती है? साथियों, शादी की प्रक्रिया, कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया ऑनलाइन जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर वधु को फेरे लेने ही नहीं है, मंदिर का प्रोसेस करना ही नहीं है, एफिडेविट साइन करने ही नहीं है, मैरिज रजिस्टर के सामने पेश होना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि फिजिकल अपीयर होना पड़ेगा मैरिज रजिस्ट्रार के सामने, एफिडेविट पेश करने पड़ेंगे, शादी के फोटोग्राफ पेश करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट सारे लगाने पड़ेंगे, केवल प्रक्रिया ऑनलाइन रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन कोर्ट मैरिज हो गई, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज नहीं होती है। कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको फिजिकली कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होगा, अन्यथा नहीं। तो कोर्ट मैरिज ऑनलाइन के चक्कर में फ्रॉड के शिकार बिल्कुल भी ना हो। वक्त कोर्ट मैरिज मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? जाहिर सी बात है, आपने शपथ पत्र में जो लिखा है वही सवाल पूछे जाएंगे, उससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यह जरूर पूछा जा सकता है कि क्या इस कोर्ट मैरिज में माता पिता की सहमति है, तो आप अपना हां या ना दोनों में जो जवाब है वो दे सकते हो, उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुद्दे की बात, शादी कब हुई, कहां हुई, गवाह कौन है, क्या आपके मिलने वाले हैं, आप पहले से मैरिड तो नहीं हो, आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जिनका जवाब आप नहीं दे पाओ। स्टाम्प पर तलाक क्या मान्य है? क्योंकि जब भी दो पक्षकारों के बीच में बातचीत होती है और आपसी सहमति से सब कुछ निपटाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सोचते हैं हम कोर्ट जाएंगे, तारीखें होगी, 2-4 बार जाना पड़ेगा, बड़ी फीस लगेगी, तो हम एक काम करते हैं, 500 रुपए के 2 स्टाम्प खरीद लेते हैं और उस पर विवाह विच्छेदनामा टाइप करा देते हैं। देखिए साथियों, क्लियरली कहूंगा, स्टाम्प पर लिया गया न तो तलाक मान्य है, न स्टाम्प पर की गई शादी मान्य है। स्टाम्प पर यदि आपकी कोई आपसी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको लिखवाए चल जाएगा। अगर आप दोनों अलग हो चुके हो तो स्टाम्प के बारे में लिखा पढ़ी कर दीजिए, लेकिन डाइवोर्स वही माना जाएगा जिसपे कि कोर्ट की डिग्री होगी। यानी कि उस स्टाम्प को भी आप कोर्ट पिटीशन का पार्ट बनाते हुए आप कोर्ट से डाइवोर्स ले सकते हैं, और डाइवोर्स कोर्ट से ही होना चाहिए, स्टाम्प का तलाक मान्य नहीं है। लड़की की उम्र 18 साल नहीं हुई है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर देते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनवा देते हैं, या मार्कशीट में अल्टरनेट करके, मतलब अल्ट्रेशन करके हम जन्म तारीख चेंज कर देते हैं, जिससे कि उसकी उम्र बढ़ जाएगी और हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ऐसा सोचने वाले तमाम लोगों को मैं कहूंगा, इन चीजों से दूर रहना, क्योंकि पोक्सो जो है वह बहुत ही कठोर कानून है, और यदि इस झमेले में आ गए ना तो बाहर नहीं निकल पाओगे। इसीलिए कभी भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर छेड़खानी करके कोर्ट मैरिज करने का प्रयास न करें, अन्यथा आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है और आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। लड़की की उम्र 18 साल नहीं हुई है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर देते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनवा देते हैं, या मार्कशीट में अल्टरनेट करके, मतलब अल्ट्रेशन करके हम जन्म तारीख चेंज कर देते हैं, जिससे कि उसकी उम्र बढ़ जाएगी और हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ऐसा सोचने वाले तमाम लोगों को मैं कहूंगा, इन चीजों से दूर रहना, क्योंकि पोक्सो जो है वह बहुत ही कठोर कानून है, और यदि इस झमेले में आ गए ना तो बाहर नहीं निकल पाओगे। इसीलिए कभी भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर छेड़खानी करके कोर्ट मैरिज करने का प्रयास न करें, अन्यथा आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है और आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है।
पति की संपत्ति में आधा हक मिलेगा उसकी पत्नी को। अब यह कानून कब लागू हो गया? बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ है। पति की संपत्ति पति की है, पति की रहेगी यदि उसने स्वार्जन तरीके से कमाई है या फिर उसको अपने वारिसों से मिली है। पत्नी केवल और केवल भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है, और पत्नी यदि उस संपत्ति की मालिक बनती भी है तो पति के निर्वसियत मृत्यु हो जाने के बाद एक अंश की मालिक होगी जितना कि बच्चों का रहेगा। यानी कि पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई हक नहीं रहेगा यदि उस संपत्ति के अंदर पत्नी की मेहनत और उसका पैसा या उसकी इनकम नहीं लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में पति की संपत्ति पर पत्नी का आधा हक नहीं हो। शांति भंग के मामले में पाबंद करवाना। पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और पाबंद करने की कार्रवाई करती है और कागज पूरे होते हैं। दिमाग में यह आता है कि सर क्या इस चीज से हमारी सरकारी नौकरी या पुलिस वेरिफिकेशन पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट आएगा? तो देखिए, सीआरपीसी की धारा 107, 151 निरोधात्मक कानून है, यानी कोई अपराध होने से रोकने के लिए किसी को पाबंद करने की कार्रवाई है। और इस कार्रवाई का कोई भी रिकॉर्ड आपका ऐसा नहीं बनेगा जो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड में काउंट होगा। इसीलिए यदि आपको सीआरपीसी की धारा 107, 151 में पुलिस ने यदि पाबंद करवाया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है जहां आपने बेल बॉन्ड भरे हैं, तो इस चीज का आपकी सरकारी नौकरी या पुलिस वेरिफिकेशन पे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। यदि घर के मुखिया यानी कि अर्निंग पर्सन यानी कि घर के मेन जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई लोन लिया है और यदि उसकी मृत्यु हो गई तो क्या लोन माफ हो जाएगा? साथियों, लोन लेने वाले की मृत्यु पर लोन माफ उसी कंडीशन में होता है जब उसने उस लोन का इंश्योरेंस करवाया हो। यदि उन्होंने उस लोन का इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो वो लोन माफ नहीं होगा और बैंक या एनबीएफसी द्वारा यह कोशिश की जाएगी कि उस लोन का भुगतान उनके वारिसान या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाए। ऐसी स्थिति में यदि वो लोन सिक्योर्ड है तो बैंक या एनबीएफसी उस सिक्योर्ड प्रॉपर्टी पर अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करेगी और अपना लोन रिकवर करने की कोशिश करेगी। लेकिन यदि लोन अनसिक्योर्ड है तो ऐसी स्थिति में परिवार वालों को ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, नो ड्यूज यानी कि कुछ भी बाकी नहीं है उसका प्रमाण पत्र। यानी कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी से आपने कोई भी लोन ले रखा है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कोई भी लोन, जब आप उस लोन के अंदर ओटीएस के माध्यम से यानी कि वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से राशि भर देते हो या फिर एक साथ सारी राशि का भुगतान कर देते हो या फिर मंथली किस्त टाइम से टाइम आप जमा करा देते हो और आपका लोन क्लियर हो चुका होता है, ऐसी स्थिति में आपको लोन स्टेटमेंट के साथ एनओसी जरूर लेनी चाहिए, मतलब कि नो ड्यूज लेना चाहिए कि अब आपकी कोई राशि इस बैंक को भरना बाकी नहीं है, ये लोन आपका क्लियर हो चुका है और आपके सिविल में भी वो लोन क्लियर दिखेगा। तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट का मतलब अदेय प्रमाण पत्र यानी कि कोई भी राशि अब भुगतान करना बाकी नहीं रहा है। यदि आप किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहते हैं और उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास संबंधित या कोई जानकारी ग्राम पंचायत से प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में कई लोग गलती से जो आरटीआई का आवेदन है, लोक सूचना अधिकारी का आवेदन है, वह सरपंच को भेज देते हैं। ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत में लोक सूचना अधिकारी सचिव होता है जो उस ग्राम पंचायत का सचिव है। तो आप जब आवेदन करेंगे तो आपको सचिव को भेजना है और सचिव द्वारा यदि 30 दिन के भीतर नियत सूचनाएं नहीं दी जाती है या अपूर्ण सूचनाएं दी जाती है या भ्रामक सूचना दी जाती है तो उसकी आप अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी जो है वह सरपंच है और अपीलीय अधिकारी सरपंच होने के कारण प्रथम अपील सरपंच को होगी। यह बात ध्यान रखिए कि लोक सूचना अधिकारी कौन है? सचिव है और प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है? सरपंच है। तो यदि आप सूचना का आवेदन सीधे सरपंच को भेजोगे तो वह खारिज होगा। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा किया है और उस परिवाद के अंदर यह अंकित किया है कि उसने आपको कोई सामान बेचा है और उस सामान के बदले आपने उसको चेक दिया है, यदि वो दुकानदार है
और जो सामान आपने खरीदा है उस पर यदि टैक्स बनता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि पत्रावली में बिल शामिल नहीं है तो आप बिल, उसकी जीएसटी डिटेल यानी कि टैक्स रिकॉर्ड वगैरह जो है वह आप, और उसके साथ में उसके फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप पत्रावली पर पेश करने के लिए 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति ने आपको माल बेचने की बात कही है और उसके बाद पास में यदि रजिस्टर्ड बिल नहीं है, यदि उसने जीएसटी पे नहीं किया है, तो मामला संदेहास्पद हो जाता है और आपकी 91 की एप्लीकेशन यदि स्वीकार हो गई तो केस में आप विन हो। क्या आर्य समाज मंदिर का विवाह प्रमाण पत्र यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब के लिए, डिफेंस के लिए, वीजा इमिग्रेशन के लिए, पासपोर्ट के लिए, एड्रेसेस चेंज करवाने के लिए, सरकारी रिकॉर्ड्स के लिए क्या लाभप्रद है, क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यहां पर आपको मैं क्लियर ही कहूंगा कि आर्य समाज विभाग का जो विवाह प्रमाण पत्र होता है उनका उपयोग इन सरकारी चीजों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी कि यदि आप इन सभी कामों के अंदर यदि सर्टिफिकेट का इस्तेमाल चाहते हैं तो आपको मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी मैरिज सर्टिफिकेट चाहिएगा। आर्य समाज मंदिर के विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर आप कोई भी सरकारी काम नहीं कर सकते हैं, वह केवल आपके प्रोटेक्शन का एकमात्र काम कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। चेक बाउंस केस में जमानत यानी कि आपने किसी को चेक दिया, आपका चेक बाउंस हो गया, आपको नोटिस आया, नोटिस पे आपने पेमेंट नहीं किया, आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया, कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया, आपको समन जारी किए, आप समन पे कोर्ट में नहीं गए, बेलेबल वारंट जारी हुआ, बेलेबल वारंट पे भी आप कोर्ट में नहीं गए और आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट यानी कि गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। ऐसी स्थिति में बिल्कुल आपको जमानत का लाभ मिल जाएगा। आपको कोर्ट जाना चाहिए, एडवोकेट हायर करना चाहिए और एडवोकेट हायर करके एक जमानती के साथ कोर्ट में हाजिर हो जाए, आपको जमानत का लाभ तुरंत मिलेगा। लेकिन इसमें भी अगर आपने कोताही बरती और लगातार गिरफ्तारी वारंट जारी हुए और यदि आप कोर्ट में नहीं पहुंचे तो आपका स्थायी वारंट जारी हो जाएगा और स्थायी वारंट की स्थिति में कई बार जो कोर्ट है वह एक दिन के लिए तो आपको जेल का सफर करा ही देती है। इसीलिए नॉन अवेलेबल वारंट से बचें और अपनी जमानत कराएं। हमारे एक फॉलोअर ने कहा कि सर मेरे घर पे एक पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने यह कहा कि तुम्हारे खिलाफ जमानती वारंट है और 5,000 का जमानत मुचलका रखा है तो 5,000 रुपए जमा कराओ, और मुझसे 5,000 रुपए ले लिए और किसी और व्यक्ति के साइन कराए, मेरे साइन कराए, मुझे पेशी की तारीख बता के चले गए। तो क्या जमानती वारंट में लिखी गई राशि मुझे पुलिस वालों को देनी थी? जी बिल्कुल नहीं। जमानती वारंट इस चीज का है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी इस बात की जमानत दे रहा है कि यदि आप कोर्ट में नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुए तो 5,000 रुपए की राशि वह व्यक्ति जो साइन कर रहा है आपकी तरफ से, वह कोर्ट द्वारा आदेश करने पर कोर्ट में जमा कराएगा। यानी कि वह जमानती मुचलका था, आपको कोई राशि पुलिस को जमा नहीं करानी थी। और इसी प्रकार कोर्ट में भी जब बेल कराते हैं तो वहां पर भी आपको जमानती मुचलकों की कोई राशि जमा नहीं करानी होती है, अपितु जमानत मुचलके पेश करने पड़ते हैं जो आपके सर्कल का, जो आपका जमानत देगा उस व्यक्ति के। आज का युवा वर्ग 18 साल से लेकर 25 साल तक के सर्वाधिक युवा शिकार हो रहे हैं डाटा एंट्री फ्रॉड के। एक्चुअली ये उम्र ऐसी होती है कि इंसान ये सोचता है कि मैं घर बैठे कुछ काम कर लूं और उनको कहीं डाटा एंट्री का वर्क दिख जाता है, वो उसको ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और सामने वाले अपने टर्म एंड कंडीशन ऐसे रखते हैं कि वह व्यक्ति उलझ के रह जाता है और उसे कहा जाता है कि तुमने हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका पालन नहीं किया है, अब तुम्हें 10,000 भरने पड़ेंगे, 20,000 भरने पड़ेंगे, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट होगी। ऐसे सभी लोग फ्रॉड होते हैं और उनसे सावधान रहिए। ऐसे वीडियो हमारे पहले भी बने हुए हैं जहां फर्जी वकील और फर्जी पुलिस के नाम पर युवा बच्चों को डराने की कोशिश की गई, जहां पर हमने क्लियरली उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने अपने फोन तक नहीं उठाए। तो डाटा एंट्री फ्रॉड के नाम पर केवल और केवल फर्जी नोटिस आते हैं, फर्जी पुलिस कॉल आती है। सावधान रहे डाटा एंट्री फ्रॉड से। NBW और BW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट और जमानती वारंट यानी कि बेलेबल वारंट। जब पुलिस के पास आपके नाम का जमानती वारंट है, इसका मतलब यही है
पुलिस आपके पास आएगी, आपको सूचना देगी कि अमुक कोर्ट में अमुक दिनांक को इतने बजे आपकी पेशी है, आपको कोर्ट में उपस्थित होना है और ये केस नंबर है, और आपके साइन करवाएगी, आपके घर वाले या मिलने वाले के किसी के साइन करवाएगी और मुचलके पे आपको छोड़ देगी। लेकिन एनबीडब्ल्यू यानी कि गिरफ्तारी वारंट, सीधी सीधी बात है, कोई जमानत नहीं, जहां पर है आपको उठाया और आपको 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने पेश करना, यानी कि गैर जमानती वारंट में पुलिस आपको सीधे गिरफ्तार कर सकती है। यह बात आपको ध्यान। मैंने एक एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस लंबे समय से क्या कार्रवाई कर रही है मुझे बता ही नहीं रही है। क्या मैं सूचना के अधिकार के तहत पुलिस से ये जानकारी मांग सकता हूं कि मेरे केस पर आपने क्या कार्रवाई की है, उसकी जानकारी दीजिए? जी नहीं। किसी भी अनुसंधान के चलते हुए कोई भी पुलिस अनुसंधान अधिकारी आपके मैटर में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है और उसके द्वारा जानकारी नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति में आप कोर्ट में अपने वकील साहब के माध्यम से प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर सकते हो। कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होगी, वहां कोर्ट के आदेश पे अनुसंधान अधिकारी फैक्चुअल रिपोर्ट, तथ्यात्मक रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, जिसे विभिन्न शब्दों के अंदर कहा जाता है, वो कोर्ट में सबमिट करेंगे, जहां से आप कोर्ट में लगी उस तथ्यात्मक रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सूचना के अधिकार के तहत आपको कोई जानकारी दौरान अनुसंधान प्राप्त नहीं होगी। कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट पर गवाहों के नाम, तो बता देते हैं आपको, कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट जो जारी होता है उस पर गवाहों के नाम अंकित नहीं होते हैं। कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट पर केवल लड़के की पूरी डिटेल, लड़की की पूरी डिटेल, यानी कि लड़की का नाम, लड़की के पिता का नाम, उनकी जन्म तारीख, उसके बाद उनका पूरा पता, ये का ये मामला दोनों पक्षों का, और उसके बाद विवाह का स्थान और विवाह के दिनांक और रजिस्ट्रीकरण जो जारी किया गया उसकी दिनांक, उसके अलावा उनका ज्वाइंट फोटोग्राफ, इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट के कोई अलग चीज पेश नहीं होती है। मैंने एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए लिए और मैं लगभग राशि ब्याज सहित उसको 8 लाख लौटा चुका हूं। अभी उसका कुछ 10-20 हजार बाकी है, या मैंने दे भी दिया है, लेकिन वो और ज्यादा ब्याज की मांग कर रहा है और मुझे मेरा चेक स्टाम्प नहीं लौटा रहा है और मुझे धमकी दे रहा है चेक बाउंस करने की। तो साथियों, जब भी ऐसी कोई बात होती है ना, तो व्हाट्सएप चैटिंग करें, उसके सबूत इकट्ठे करें, उससे फोन पे बात करें और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करें और उसको कहे उसके बाद कि आपके पास मेरे चेक पड़े हुए, ये नंबर के चेक है, आप लौटा दो, मैं आपको पेमेंट दे चुका हूं। उसके बाद भी यदि वो आपकी बात नहीं मानता है तो अपने एडवोकेट से मिलकर एक लीगल नोटिस उसको जरूर दे दे, ताकि कल के बाद यदि वह चेक अनादरण करता है और फर्जी मुकदमा करता है तो वहां पर बतौर एविडेंस आप ये चीजें पेश कर सकते हो, और साथ ही आप चाहो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो इस चीज की। साथियों, आपने एक शब्द सुना होगा, हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस यानी कि मुकरा गवाह क्या होता है? यानी कि किसी गवाह ने किसी एफआईआर, किसी आरोप के मैटर में पुलिस थाने में अपने बयान दिए गए, लेकिन पुलिस थाने में दिए गए बयानों के आधार पर कोर्ट सजा नहीं सुना देती है, इसीलिए उसके बयान पुनः कोर्ट में होते हैं। जब कोई गवाह पुलिस थाने में दिए बयान को समर्थन नहीं करता है या ऐसा कहता है कि नहीं मैंने ऐसे बयान नहीं दिए थे, वास्तविक घटना ये है, यानी कि कोर्ट में आकर जो पुलिस थाने में जो बयान दिए थे उन बयानों से यदि कोई व्यक्ति मुकर जाता है और कहता है कि पुलिस ने जबरन दबाव में लाकर, या मुझे मालूम नहीं ऐसे बयान कैसे लिख दिए, ये बयान तो मैंने दिए ही नहीं थे, और वह कोई और बयान कोर्ट में देता है, तो ऐसी स्थिति में उसको हॉस्टाइल विटनेस यानी कि मुकरा हुआ गवाह कहा जाता है। साथियों, आपके घर पर जब भी कोई लीगल नोटिस आए, किसी एडवोकेट के थ्रू कोई नोटिस आए, तो भूल कर भी यह गलती न करें कि आप उस नोटिस को लौटा दें, क्योंकि नोटिस को यदि आपने लौटा दिया तो नोटिस में क्या लिखा था, सामने वाले ने क्या रिलीफ चाहिए थी, उसने आपके ऊपर कौन सा केस फाइल किया था, क्योंकि किसी भी केस की बुनियादी जड़ होती है लीगल नोटिस।
तो आप अपना डिफेंस कैसे करोगे? यदि वो नोटिस गलत तथ्यों पर था तो आप उस नोटिस का परफेक्ट जवाब दे सकते थे, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन आपने नोटिस लौटा दिया, या आपने सबसे बड़ी गलती की है। इसीलिए जब भी कोई लीगल नोटिस आए या कोर्ट का कोई समन आए तो भूल कर भी उसको लौटाने की गलती न करे, उसको रिसीव करे, उसे पढ़े और नजदीकी एडवोकेट की राय जरूर ले। अगर नहीं लेंगे नोटिस तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। हमारे एक फॉलोअर ने पूछा कि सर मेरा एक मित्र लोन ले रहा था और उसको गारंटर की जरूरत थी और मैं चला गया, मैंने साइन कर दिए, अपने डॉक्यूमेंट दे दिए और मैं गारंटर बन गया। अब वो मेरा दोस्त गायब हो गया और बैंक वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, तो क्या गारंटर की भी कोई भूमिका है? जी हाँ, बिल्कुल। गारंटर लिया ही इसीलिए जाता है कि कल के बाद यदि वह व्यक्ति नहीं रहा और उससे राशि की वसूली नहीं हुई तो बैंक आपसे कानूनी तरीके से अपने लोन की राशि रिकवर कर सकता है। इसीलिए किसी भी बैंक लोन के अंदर किसी का भी गारंटर बनने से पहले 1000 बार सोचे कि क्या वह व्यक्ति लोन की राशि को भर पाएगा या नहीं भर पाएगा, क्या वह व्यक्ति आपके नियंत्रण में है या नहीं है, और कल यदि वह लोन नहीं भरता है तो क्या उस लोन को मैं भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। यह सोच कर ही किसी के भी लोन में गारंटर बने। आपने कोई भी लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया है या अनसिक्योर्ड लोन लिया है, यदि आप लोन का भुगतान किन्हीं आर्थिक स्थितियों के चलते, किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा देगा। लोन नहीं भरना कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। यदि आपने लोन लेते समय कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, कोई गलत जानकारी नहीं दी है, किन्हीं डॉक्यूमेंट में आपने छेड़छाड़ नहीं की है, और जिस प्रॉपर्टी में आपने लोन लिया उस प्रॉपर्टी को आपने बेच नहीं दिया है, या फिर जिस कंज्यूमर प्रोडक्ट पर आपने लोन लिया है उस प्रोडक्ट को आपने बेच नहीं दिया है, यानी कि आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे कि धोखाधड़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में बैंक आपके खिलाफ बाकी सारी कार्रवाई, चाहे वो सेक्शन 25 का मुकदमा, 138 NI एक्ट मुकदमा, आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित करा के एग्जीक्यूशन कराना, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करा सकता है यदि आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो। साथियों, जब भी हम किसी NBFC या बैंक से लोन लेते हैं तो उनके द्वारा हमसे एक कैंसल चेक लिया जाता है। इसके अलावा भी कई जगह जैसे LICs में और जहां जहां पर भी पेमेंट के लेन देन की बात आती है वहां पर कैंसल चेक मांगा जाता है। कैंसल चेक में यह होता है कि आपका जो चेक होता है उस पर आप 2 लकीर खींच के लिख देते हो कैंसल चेक और सामने वाले को दे देते हो। कैंसल चेक देने का मतलब यह है कि आपका इस बैंक में अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर ये है और ये बैंक जो अकाउंट है वह आपके नाम पर है, ताकि पेमेंट का लेन देन बिना किसी दुविधा के आपके अकाउंट में किया जा सके। ऐसी स्थिति में कैंसल चेक जब आप देते हो तो उस कैंसल चेक का किसी भी रूप से दुरुपयोग नहीं होता है। कैंसल चेक केवल और केवल आपके अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए होता है, बाकी उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं है। न उसको बाउंस करके 138 NI एक्ट का मुकदमा किया जा सकता है, न कोई दूसरी सिविल कार्रवाई उस कैंसल चेक के बेस पे की जा सकती है। सर, मैंने एक व्यक्ति से पैसा उधार लिया था या कोई सामान खरीदा था, मैंने उसको चेक दिया था। उसने कहा था कि आप सेल्फ का चेक दे दो और पीछे अपने 2 साइन कर दो। अब किसी कारण से मैं राशि का भुगतान नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या वो मुझे चेक बाउंस करके मेरे खिलाफ 138 NI एक्ट का मुकदमा कर सकते हैं? साथियों, यदि आपने सेल्फ का चेक जारी किया है, पे टू की जगह आपने सेल्फ लिख दिया है और पीछे यदि आपने अपने 2 साइन कर दिए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने कोई अकाउंट पे ही चेक नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में उस चेक को कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाते में भुगतान के लिए नहीं डाल पाएगा। वह केवल काउंटर पे जाके यदि आपके अकाउंट में बैलेंस है तो पेमेंट प्राप्त कर सकता है, अदरवाइज नहीं। और ऐसी स्थिति में जब वह अपने अकाउंट में पेश नहीं कर पाएगा तो उसे रिटर्न मेमो भी नहीं मिलेगा कि किस कारण से चेक बाउंस हुआ है। ऐसी स्थिति में सेल्फ का चेक देने पर और पीछे 2 हस्ताक्षर करने पर इस पर आपके ऊपर 138 NI एक्ट का कोई अपराध नहीं बनेगा। हमारे कई व्यूअर्स का ये सवाल होता है कि सर, हमारा सिविल स्कोर कम है जिस कारण कहीं से भी हमारा लोन नहीं हो पाता है, तो क्या करें कि हमारा सिविल स्कोर बढ़ जाए? देखिए साथियों, सिविल स्कोर कम होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपने जो पहले लोन ले रखे हैं
उन लोन्स के ईएमआई का भुगतान आपने समय पे नहीं किया है, इस कारण आपका सिविल स्कोर कम हुआ है। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि आपने कोई लोन लिया ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपका सिविल स्कोर नहीं होता है। इन दोनों ही स्थितियों में यदि आप अपने सिविल स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे कंज्यूमर लोन जैसे कि एसी, फ्रिज, मोबाइल, इन पे छोटे छोटे लोन लीजिए और उनकी जो छोटी छोटी ईएमआई आती है उनका समय पे भुगतान कर लीजिए। इसके अलावा गोल्ड लोन, अब बात यह है कि हम तो पहले से ही कंगाल है, गोल्ड लोन कैसे ले, तो छोटा मोटा यानी कि 10,000, 15,000, 20,000 का, और इनकी ईएमआई यदि आप रेगुलरली पे करते रहे और डिफॉल्ट नहीं किया तो धीरे धीरे आपका सिविल स्कोर जो है वो ग्रोथ हो जाएगा। यूं नहीं कि सिविल स्कोर अचानक से ग्रोथ हो जाता है।